यह है आंसर। सेंटर ऑफ मास पहले निकालो। सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर आपको दिया हुआ है ओ, वहां से r/14 डिस्टेंस पे आ रहा है। सेंटर ऑफ मास पे mg का फोर्स लगेगा ना। हाँ सर। तो r/14 पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। फिर इस सॉलिड पूरे स्फीयर का अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास कर रहा है, सॉरी पॉइंट पी के अबाउट निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 177/40। सही है, 177/140 mr²। ये आ जाएगा पॉइंट पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पॉइंट पी आईसीओआर वाला पॉइंट होगा। पॉइंट पी के अबाउट थोड़ा सा टिल्ट करो थीटा एंगल से, तो mg का टॉर्क आएगा। एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा लेकिन फ्रिक्शन का कोई टॉर्क आएगा नहीं पॉइंट पी के अबाउट। तो सिर्फ mg का टॉर्क आ जाएगा। तो mg यहाँ पर उसका जो टॉर्क है वो रिस्टोरिंग इन नेचर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ है। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, टॉर्क लिखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट वो जो पहला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन भी मैं भेज दूंगा आज। देख, सो यहाँ पर हम लोग एडिशन ऑफ एसएचएम कर रहे थे कल, जहाँ पर हम लोग सेम डायरेक्शन में एसएचएम को ऐड कर रहे थे। तो आज बात करते हैं एसएचएम, एडिशन ऑफ एसएचएम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये वाला टॉपिक सिर्फ मेंस में है, एडवांस में नहीं है। ठीक है। सर हाँ सर एडिशन का एक क्वेश्चन किए थे, x इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर t प्लस cos टू पावर 4t। हाँ। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है उसका आंसर मतलब वो सिंप्लीफाई करके ये जो आप लिखे हैं वो प्लस cos 2t आ रहा है करने से। cos 2t कैसे आएगा? cos 4t वाला टर्म में cos 2t आएगा, उसका फिर होल स्क्वायर आएगा, फिर वहां पे cos स्क्वायर 2t आएगा, उसको फिर एक्सपेंड करोगे तो 4t आएगा ही डेफिनेटली। हाँ सर 40 आ रहा है लेकिन उसके साथ एक cos 2t भी आ रहा है। cos 2t का टर्म तो नहीं आएगा, वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म के साथ। पहला टर्म हमारे पास क्या होगा? 1+½ cos 2t है ना। हाँ सर। और सेकंड टर्म हो जाएगा हमारे पास 1/4 कर सकते हैं इसको। वन, इसका स्क्वायर। अच्छा अच्छा, मैंने आपको cos 40 दिया था ना। हाँ ठीक है ठीक है, cos 40 लिखा हुआ है, cos 40 में आएगा सही है। इसको एक्चुअली में ये आंसर आएगा, ये साइन रहेगा तो आंसर आएगा। अच्छा ठीक है सर। cos लिख दिया तो ये साइन होगा। हाँ सही है, cos 40 होगा तो फिर एक cos 2t का टर्म रह जाएगा। और कुछ है? नहीं सर। ठीक है। देखो अब पार्टिकल को अगर दो डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम एसएचएम देंगे एक्स और वाई में, तो पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, वो कोई भी आर्बिट्री पाथ ले सकता है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, आप एक एसएचएम एक्स में दोगे, एक एसएचएम वाई में दोगे, तो जरूरी तो नहीं है कि एक्स में ही मूव करे या वाई में ही मूव करे। हो सकता है कि किसी दूसरा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करे या किसी कर्व में मूव करे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये जो पाथ पार्टिकल फॉलो करता है, जब आप नॉन मतलब सेम डायरेक्शंस में डिफरेंट डायरेक्शंस में एसएचएम देते हो, तब वो पाथ जो फॉलो करता है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं लिसाजो कर्व। ठीक है, लिसाजो कर्व बोलो या लिसाजो पाथ बोलो। तो जैसे कुछ कॉमन सा एसएचएम का इक्वेशंस लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट केस अगर लिया जाए यहाँ पर, x = a1 sin ω t, और एक इक्वेशन में ले लो y = a2 sin of ω t। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर?
जीरो। फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो दो एसएचएम यहाँ पर लिया डिफरेंट एम्पलीट्यूड से, लेकिन फेज डिफरेंस 0 है, तो इसका पाथ का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? पाथ का इक्वेशन याद है, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन मैकेनिक्स में बताया था कैसे लिखते हैं। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है, तो टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो आप दोनों इक्वेशन से साइन ओमेगा टी को इक्वेट कर सकते हो। तो एक्स बाई ए वन विल बी इक्वल टू वाई बाई ए टू। ठीक है, सो वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, ए टू बाई ए वन इंटू एक्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा विद अ पॉजिटिव स्लोप। तो पार्टिकल यहाँ पर मूव करेगा अलोंग दिस लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव करेगा जिसका स्लोप हो जाएगा हमारे पास ए टू बाई ए वन। सो इस लाइन के अलोंग पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? जैसे मान लो कि अगर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दिया जाए और y इक्वल टू माइनस, या ए वन कर लो, माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है? पाई। फेज डिफरेंस पाई का है क्या यहाँ पे? ये ध्यान रखो, ये माइनस साइन है, तो पहले इसको दोनों, इसको माइनस साइन को हटाओगे यहाँ पे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई करोगे। समझ में आ रहा है? फेज डिफरेंस यहाँ पे जल्दबाजी में एग्जाम में 0 लिख देते हैं हम लोग, तो 0 नहीं है यहाँ पे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस पाई का है। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर, क्या y इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू बाई ए वन हो जाएगा ये? हाँ सर। ठीक, सो माइनस ए टू बाई ए वन मतलब अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप होगा, तो इस तरीके का पाथ होगा। दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस। तो अगर इसका स्लोप लिखोगे तो वो स्लोप हो जाएगा हमारे पास माइनस ए टू बाई ए वन। तो इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग दिस स्ट्रेट लाइन। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड नहीं होगा यहाँ पर, आप इसको ये बोल सकते हो कि मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर x में मैक्सिमम जा रहा है ये हमारे पास माइनस ऑफ ए वन तक, और y में मैक्सिमम जा रहा है हमारे पास ए टू तक। तो मेन पोजीशन ओरिजिन है, तो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ये वाला लेंथ होगा ना? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट नहीं होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन था तो ठीक है, हम लोग अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कर दिए, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रेट लाइन हो। जैसे मान लो कि इस तरीके से बनाया जाए, लेट अस से x इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू ए टू कॉस ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई टू। पाई बाई टू। अब अगर इसका पाथ लिखना है हमको तो कैसे लिखेंगे इसका पाथ? साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर सकते हैं हम लोग, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है इन एन एलिप्स, मतलब कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है एक्स वाई प्लेन में, वो ट्रेजेक्ट्री अगर आप बनाओगे तो वो इस तरीके से एक एलिप्स आएगा। समझ में आए बात? तो ऐसा ही अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एम्पलीट्यूड बताओ कितना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए वन, यहाँ पर हो गया प्लस ए वन, ये हो जाएगा प्लस ए टू, ये हो गया माइनस ए टू। तो पार्टिकल इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। समझ में आए? तो ये जो पाथ पार्टिकल फॉलो कर रहा है, इस पाथ को बोलते हैं लेसजो पाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी का एक वेरिएशन ऐसे कर सकते हो, मान लो कि x का वैल्यू a साइन ऑफ ओमेगा टी है, y का वैल्यू a कॉस ऑफ ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस अभी भी यहाँ पर कितना है? पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। ठीक है, हाँ। लेकिन एम्पलीट्यूड सेम कर दिया हमने, तो अगर एम्पलीट्यूड सेम कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन हो गया। हाँ सर। तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ फेज डिफरेंस को चेंज करो, एडजस्ट करो, और आप एम्पलीट्यूड्स को सेम करो या डिफरेंट करो। सिर्फ फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड के बेसिस पे इसका पाथ जो होगा वो बिल्कुल चेंज होता जाएगा। तो यही पाथ आपको कैलकुलेट करना रहेगा। या यूजुअली क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि आपको इक्वेशन दे दिया तो पाथ बताओ। ऐसा आ सकता है, अभी तक आया नहीं है कभी। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा आता है, आप ध्यान से देखो इन चारों एग्जांपल्स में क्या ओमेगा का वैल्यू एक्स में भी सेम है और वाई में भी सेम है? ओमेगा को सेम रखा हमने, लेकिन जरूरी नहीं है ओमेगा सेम हो। तो ओमेगा अगर सेम नहीं होगा तो इस तरीके का बल्कि सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स ऐसा नहीं आएगा। तो उस टाइम पे कोई भी आर्बिट्री पाथ आ सकता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री वाइज कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको फिजिक्स का पेपर में ऐसा नहीं देगा यहाँ पे कि मैं इसको A1 साइन ओमेगा टी कर दूं, इसको A2 साइन 2 ओमेगा टी कर दूं। ठीक है, तब आपको ऐसा नहीं बोलेगा कैलकुलेट करने। आपको क्या पूछेगा क्वेश्चन, आपको एक पाथ बना के दे देगा। ठीक है, एक पाथ बना के दे दिया और बोलेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो एसएचएम था उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा एक्स था, वाई एक्सिस के अलोंग जो फ्रीक्वेंसी था उस एसएचएम था उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाई था। तो अगर एक पाथ बना के दे दिया तो बताओ ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई में क्या रेशियो है? समझ में आ रहा है? उसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। इस तरीके का क्वेश्चन मेंस में आता है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस मेथड मालूम होना चाहिए। सपोज आपको बोल दिया यहाँ पे कि फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी of angular frequency omega x and omega y if the path followed by the particle is as shown। ठीक है, मान लेते हैं एक पाथ यहाँ पर आपको देता हूँ। पार्टिकल ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस पाथ में ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई का क्या रिलेशन होगा? तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि मैथमेटिकली सॉल्व करके भी आप इस कर्व को प्लॉट कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस तरह से पूछेगा रेशियो क्या है। तो देखो इसका डायरेक्ट एक मेथड बताता हूँ कि कैसे अप्रोच करोगे। दो लाइन बनाओ, पहला लाइन बनाओ एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब इस लाइन को बिल्कुल इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं बनाना है, टेंजेंट नहीं बनाना है। और दूसरा, जहाँ पे ये कर्व ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा है, जैसे ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइंस, तो इस ओरिजिन पे भी नहीं बनाना है, किसी जनरल पोजीशन पे बनाओ। ठीक है, इस लाइन को मान लो बोल देते हैं एल एक्स, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगेन टेंजेंट नहीं बनाएंगे, और साथ ही साथ ओरिजिन पे या जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व वहां पे नहीं बनाएंगे। इस लाइन को बोल देते हैं एल वाई। तो एल एक्स वाला लाइन कितनी बार कर्व को कट कर रहा है? दो बार कट कर रहा है। दो बार कर रहा हाँ है। सर। और एल वाई वाला लाइन यहाँ पर चार बार कट कर रहा है कर्व को। हाँ सर। ठीक है, आपको ये सोच सकता है कि एल एक्स वाला, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल एक्स को मैं ऊपर बनाऊं इस लाइन को तो दो बार कट करे, नीचे बनाए तो एक बार कट करे। ऐसा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ऐसा ही क्वेश्चन है, आप ये जो लाइन है इस लाइंस को कहीं पे भी बनाओ, सेम टाइम्स, सेम नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एक चीज बोल सकते हैं कि ओमेगा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of times the line ly cuts the curve। ठीक है, ध्यान रखना ओमेगा एक्स के लिए कौन सा लाइन को देखेंगे? एल वाई को देखेंगे। इसी तरह से ओमेगा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द लाइन एल एक्स cuts the
कर्व। ठीक है, डायरेक्ट एक शॉर्टकट इसको यूज करेंगे हम लोग। तो ओमेगा एक्स का वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा? 4 4 हो जाएगा। और ओमेगा वाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास 2। 2 ठीक है, सो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा एक्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा वाई। ये रेशियो होना चाहिए। तो समझ में, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस यहाँ पे मेथड मालूम होना चाहिए कि अप्रोच क्या करेंगे हम लोग। एक तरह का शॉर्टकट है, इसको आप यूज कर सकते हो। सर इस कर्व का कुछ नाम है? नहीं, इसका नाम कुछ नहीं है। आपको कोई भी कर्व ऐसे दे सकता है ना, ऐसा कर्व दे दिया, बताओ रेशियो क्या है। तो एक बार यहाँ लाइन ड्रॉ करो, ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा वाई हो जाएगा 2 के इक्वल। और एक लाइन ऐसे बनाओ तो ओमेगा एक्स हो जाएगा 6 के इक्वल, रेशियो हो गया 3। ठीक है, कैसे भी कर्व दे सकता है, ऐसे बना कर दे दिया। तो अब अगर ओमेगा एक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा 4 के इक्वल, और ओमेगा वाई लिखेंगे तो वो हो जाएगा, तो ओमेगा एक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ओमेगा एक्स हो गया 2 और ओमेगा वाई हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके का कर्व्स आपको दे सकता है। अप्रोच यही लेना है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मिनट सर, ये लिख रहे हैं। हाँ सर। So, ये हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, ज्यादा ध्यान रखना है आपको, एडिशन ऑफ 2 एसएचएम इन सेम डायरेक्शन में, उसमें थोड़ा कंसेप्ट है वहां पे सीखने में। और जो परपेंडिकुलर वाला है वो कंपैरेटिवली इजी है उसमें। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लिखेंगे डैम्प्ड एसएचएम। अगेन डैम्प्ड एसएचएम का सिलेबस आपके सिर्फ मेंस के सिलेबस में ही, एडवांस में नहीं है डैम्प्ड एसएचएम। अब देखो डैम्प्ड एसएचएम में क्या होगा, डैम्प्ड एसएचएम मतलब कि एनर्जी लॉस होगा यहाँ पे सिस्टम में। मतलब कि आपके पास एक डैम्पिंग फोर्स होगा, एक रेजिस्टिव फोर्स होगा सिस्टम में। जैसे पेंडुलम है तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है, अगर लिक्विड में ऑसिलेट कर रहा है तो वहां पर विस्कस फोर्स होगा। तो एक ऐसा एलिमेंट होगा यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस करवाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर रखा है, और एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को, एक पार्टिकल को हमने हैंग कर दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका मास मान लेते हैं m। तो इस लिक्विड का मान लेते हैं कि ये एक आइडियल लिक्विड नहीं है, इट इज अ विस्कस लिक्विड। ठीक है, तो विस्कस लिक्विड में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर विस्कोसिटी है लिक्विड का, सो देयर विल बी अ डैम्पिंग फोर्स। एक डैम्पिंग फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगा जैसे जैसे लिक्विड मूव करेगा, विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, तो जो डैम्पिंग फोर्स आ रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि कुछ कांस्टेंट माइनस ऑफ बी टाइम्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस तरीके का फोर्स होता है डैम्पिंग फोर्स। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो बी का टर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस बी इज कॉल्ड एज डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसा एक इक्वेशन आप लोगों ने फ्लूइड्स में पढ़ा था, स्टोक्स लॉ याद है? कि एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है लिक्विड में, तब उस पर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तब उस पर फोर्स लगता है 6 पाई ईटा आर वी। हाँ सर। तो ये 6 पाई ईटा आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को हम लोग बी बोल रहे हैं। यही हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जो आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पर आप इसको जरूर ध्यान रखो कि स्टोक्स लॉ के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। नहीं तो कोई भी डैम्पिंग फोर्स हो सकता है, वो एक एग्जांपल हो गया स्टोक्स लॉ का, कोई भी डैम्पिंग फोर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसी नेचर के लिए हम पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के लिए हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू वी।
तो सपोज कि किसी इंस्टेंट पे अगर मैं इस पार्टिकल को एक डिस्प्लेसमेंट दे दूं मेन पोजीशन से x और उस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी है v, तो mg फोर्स तो रिस्टोरिंग नहीं है यहाँ पे, है ना। और साथ ही साथ याद है बायनेंसी फोर्स भी रिस्टोरिंग नहीं होगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट होगा, है ना। बायनेंसी फोर्स कांस्टेंट है ना, तो बायनेंसी फोर्स को भी नहीं लिखेंगे हम लोग, mg फोर्स को भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्सेज इस पे लगेगा, एक स्प्रिंग फोर्स हो गया जिसको मैं माइनस के एक्स लिख दे रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट एक डैम्पिंग फोर्स भी होगा बी इंटू वी, और ये भी चेंज हो रहा है तो इसको कंसिडर करना जरूरी है। सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इस माइनस बी बी को राइट में ले जाते हैं तो प्लस बी टाइम्स ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया हमारे पास जब आप डैम्पिंग फोर्स कंसीडर करते हो। तो आप देखो कि b का वैल्यू जब जीरो था, इससे पहले चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसमें डैम्पिंग कंसीडर नहीं कर रहे थे, मतलब b का वैल्यू जीरो था, तो b जीरो था तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x आ रहा था। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे b जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x नहीं आएगा, यहाँ पे एक dx बाई dt का टर्म भी आएगा। तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना है। तो ये डैम्प्ड एसएचएम में इनफैक्ट कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सबका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहो इस पार्टिकल का एट एनी टाइम टी, तो इस डैम्पिंग फोर्स की वजह से हो क्या रहा है, डैम्पिंग फोर्स की वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, मतलब क्या डाई आउट हो जाएगा एम्पलीट्यूड धीरे धीरे, है ना, क्योंकि हाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड ऐसे कम होता जाएगा, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से आप इसका एम्पलीट्यूड का वेरिएशन आपको ऐसे एम्पलीट्यूड डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड, अब अगर ये चीज आपको समझ में, एम्पलीट्यूड क्यों डाई आउट हो रहा है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी सिस्टम से लॉस होगा तो उसका एनर्जी कहाँ जाएगा, एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज होता जाएगा, फाइनली वो रुक जाएगा सिस्टम। तो एम्पलीट्यूड खुद भी क्या टाइम का एक फंक्शन है, एम्पलीट्यूड भी हाँ तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो एम्पलीट्यूड हाँ इटसेल्फ सर। इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मान लो t इक्वल टू जीरो पे इसका एम्पलीट्यूड था ए नॉट, मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड जो आपने दिया वो था ए नॉट, और जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है एनर्जी लॉस हो रहा है और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डाई आउट हो जाए, एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है टाइम के साथ। इसी तरह से एनर्जी के बारे में भी होगा, एनर्जी भी तो लॉस होता जा रहा है ना, तो एनर्जी भी कम होता जाएगा और फाइनली जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा सिस्टम। तो अगर मैं यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ, displacement x at any time t, so ये इक्वेशन हम डायरेक्टली याद रखेंगे, x as a function of time t is given as a naught e raised to the power minus b by 2m into t sine of omega dash t plus phi, where omega dash is equal to under root of k by m minus b square by 4m square। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो टर्म यहाँ पर आ रहा है, ये टर्म है हमारे पास एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t। सो एम्पलीट्यूड हो गया बेसिकली a नॉट e पावर माइनस बी टी बाई 2m। ठीक है, एम्पलीट्यूड खुद भी टाइम का एक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियली डिके होने वाला फंक्शन, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइंस मैंने यहाँ पे बनाया ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। ठीक है, सो ये दो डॉटेड लाइंस के अंदर एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है। तो आपको लोग मैथ्स में बाद में हो सकता है पढ़ोगे कि ये जो कर्व है जिसके अंदर एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है, दिस कर्व इज कॉल्ड एज एनवलप। इसको हम लोग एनवलप बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा। ठीक है, तो ये जो टर्म यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 2m by b,
ध्यान रखो 2m/b, दिस टर्म इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। इसका ऐसे टाउ लिखो या बहुत जगह इसको गामा से भी लिखा जाता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन इसका नहीं है। सो 2m/b इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। मतलब आप इस इक्वेशन को a0 e⁻⁻t/टाउ ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है मेंस में। आपको मान लो क्वेश्चन ऐसे बोला कि 2 सेकंड के बाद, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड हो गया एसएचएम का वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का हाफ हो गया। ठीक है, 2 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, तो बताओ टाइम कांस्टेंट कितना है। कर सकते हो ऐसे। हाँ सर। t=2 सेकंड पर अगर एम्पलीट्यूड इनिशियल का हाफ हो गया तो मतलब a का वैल्यू a0/2 हो गया और t का वैल्यू 2 हो गया, दोनों तरफ ln लेने से सॉल्व हो जाएगा ना टाउ का वैल्यू। हाँ सर। ठीक है, बस इसी तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ से। बस ये इक्वेशन मालूम होना चाहिए। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है एसएचएम का, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू याद होना चाहिए। अभी √k/m नहीं है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, चेंज हो गया ओमेगा, तो ये कम हो गया। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन √k/m था जब डैम्पिंग नहीं हो रहा था, तो यहाँ हाँ। पे ये डिक्रीज हो गया नेचुरल हाँ, तो फ्रीक्वेंसी decrease से। हो गया। मान लो कि एनर्जी के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो याद है कि जो एनर्जी होता है एसएचएम में, वो एनर्जी क्या मैं प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर बोल सकता हूँ। यही था कि ½ k a² आया था टोटल एनर्जी। हाँ सर। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू a² है, तो इसका मतलब एनर्जी एट एनी टाइम t अगर हम लोग लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड वाला एक्सप्रेशन को आप स्क्वायर करो तो अगेन एनर्जी में भी एक इनिशियल एनर्जी का टर्म आएगा E0, और बाकी का टर्म हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर e⁻⁻ हो जाएगा ये। तो ये 2 का फैक्टर नहीं रहेगा, होगा ना। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें भी हम लोग जो अगर m/b का टर्म अब देखेंगे तो m/b, दिस टर्म विल बी द टाइम कांस्टेंट फॉर एनर्जी वेरिएशन। ये एनर्जी वेरिएशन का टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ये रेशियो पूछ सकता है कि एनर्जी वेरिएशन का टाइम कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड का टाइम कांस्टेंट का क्या रेशियो है। ठीक है, तो जस्ट 2 का रेशियो है यहाँ पे। टाइम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वेरिएशन का ज्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक। अगेन यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 2 सेकंड के बाद अगर एनर्जी इनिशियल का हाफ हो गया तो बताओ कितना टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ सर। सर ऐसे भी तो मतलब आ सकता है कि वेरिएशन दिया एम्पलीट्यूड का, टाइम कांस्टेंट एनर्जी का कुछ। टाइम को, हाँ वो जिसका टाइम कांस्टेंट आपको पूछेगा उसके करस्पॉन्डिंगली आप आंसर दोगे। 2 का ही तो फैक्टर को चेंज करना है बस। हाँ सर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना। इस एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट है सबसे एम्पलीट्यूड का वेरिएशन। ठीक, अच्छा मान लो कि डैम्पिंग तो हो, क्योंकि प्रैक्टिकली आप डैम्पिंग को जीरो नहीं कर सकते ना। एयर में रेजिस्टेंस डेफिनेटली होगा, लिक्विड्स में विस्कोसिटी हमेशा होता है, विस्कोसिटी जीरो नहीं होता है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखना चाहूँ तो क्या हो, कैसे कर सकते हैं। सर एक जितना एक्सटर्नल लॉस हो फोर्स रहा है लगाइए एनर्जी वो उतना एम्पलीट्यूड का एनर्जी इक्वल और वेरिएशन अपोजिट दे डायरेक्शन में, सकते हैं। कि उसका इफेक्ट नहीं, कैंसिल हो। नहीं एक्सटर्नल फोर्स तो ठीक है लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ और बताओ, एनर्जी के टर्म्स में बताओ। सर जो एनर्जी लॉस हो रहा है वही जितना एनर्जी लॉस उसको हो रहा है उतना एनर्जी दे है। सकते हैं, वापस से दे सकते जितना हैं। लॉस हो रहा है उतना एनर्जी वापस दे दे। मान लो 1 सेकंड में जितना एनर्जी का लॉस हुआ उतना एनर्जी में 2 सेकंड में वापस दे दो, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। सेम टाइम में। सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी बोलना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे मेरे पास डैम्पिंग हो रहा है लेकिन फिर भी हमको एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, टू कीप एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड
कांस्टेंट। देखो ये जो पेज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस पेज में आप ऑलमोस्ट अभी 3 साल हो गया यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसमें आप कुछ सोच नहीं पाओगे एग्जाम में, ठीक है। इसमें कुछ सोचने के लिए नहीं है नहीं है, कोई कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, फाइनल रिजल्ट्स है, उसको आपको याद रखना है। तो उसको याद नहीं रखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डिराइव कर पाओगे, डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आप डिराइव कर भी नहीं पाओगे उसको। तो हमको एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट रखना है और ऑब्वियसली डैम्पिंग यहाँ पर जीरो नहीं है, तब उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, रेट एट विच एनर्जी इज लॉस्ट is equal to the rate of input of energy। ठीक है, ये आईपी मतलब इनपुट होता है, इनपुट ऑफ एनर्जी। जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है उस रेट से अगर आप एनर्जी का इनपुट कर दो तब उस टाइम पर एनर्जी टोटल एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह जाएगा। तो मतलब अब एम्पलीट्यूड टाइम का वेरिएशन नहीं आना चाहिए। कांस्टेंट मतलब ये हो गया ना, टाइम का फंक्शन नहीं आएगा। हाँ सर। ठीक है। हाँ अब हम एनर्जी इनपुट करेंगे कैसे? एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके हम लोग एनर्जी को इनपुट कर सकते हैं। एनर्जी कैसे दोगे सिस्टम में? कुछ फोर्स लगा के दे सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि हम हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं, साइनसोइडल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम यूज करेंगे वो भी एक हार्मोनिक फंक्शन होगा। देखो इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश करो। आप लोगों ने सबने बचपन में पार्क में ये स्विंग में तो बैठे होगे, है ना, ऐसे ऑसिलेट होता है। हाँ सर। हाँ सर। कितने लोगों ने धक्का दिया इस स्विंग को? हाँ सर दिए। हाँ सर ठीक है। दिए। तो क्या होता है कि इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो पुश करना, तब तो बहुत रैंडम मोशन है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या आपका पुश करने का जो इंटरवल होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता हाँ हाँ सर। सर। है कि नहीं? इंटरवल फिक्स हो जाता है ना, आपको पता चल जाता है अभी इसी टाइम पे पुश करना है, एक इंटरवल फिक्स हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में थोड़ा रैंडम मोशन है, थोड़ा सा टाइम लगता है स्टेबल होने में, ठीक है। और एक बार इंटरवल फिक्स होने का मतलब क्या हो गया? एक पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हो आप। पीरियोडिक मतलब क्या होता है? कोई भी फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो एक पर्टिकुलर ऑलमोस्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। दूसरा चीज अगर ये नोट करो कि कुछ टाइम के बाद क्या इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाता है। आप एक ही जगह खड़े होकर पुश करते हो, आपको बार बार आगे पीछे जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ सर। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को, हाँ सर। है कि नहीं है? तो हम वो स्टेबल जो फाइन कुछ टाइम के बाद वाला कंडीशन है उसके बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे। इनिशियल वाला जो मोशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एनर्जी इनपुट करने का जो हमारे पास एक टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड कांस्टेंट हो गया। जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मेरे को कांस्टेंट करना है, तो जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है उस रेट से आप एनर्जी को इनपुट कर रहे हो, ठीक है। तो जो फोर्स हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स एक हार्मोनिक फोर्स बोल सकते हैं, एक पीरियोडिक फोर्स हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक चीज और सोचो, क्या वहां पर कुछ टाइम के बाद आपका एनर्जी या फोर्स लगाने का जो टाइम पीरियड है, क्या उसी टाइम पीरियड से वो स्विंग भी ऑसिलेट करता है? हाँ सर। मैच हो गया ना दोनों, तभी तो आपका टाइम पीरियड फिक्स हो गया। आपको पता है मैं हर 1 सेकंड के बाद अगर पुश कर रहा हूँ तो इसका मतलब स्विंग अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन 1 सेकंड में कर ले रहा है ना। हाँ समझ सर। रहा है? हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो इसका मतलब कि स्विंग का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? ये वही फ्रीक्वेंसी हो गया जो आपका अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी था, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जब आप एनर्जी इनपुट कर रहे हो तो एक फोर्स यूज कर रहे हो हम लोग। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग यूज करेंगे, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अ हार्मोनिक फोर्स, हार्मोनिक या पीरियोडिक फोर्स।
ठीक है, तो इसका मैं एक इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, लेट अस से एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी। ओमेगा डी क्या है? ओमेगा डी आपका ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ड्राइविंग मतलब कि आप किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। आपका फोर्स अप्लाई करने का भी एक टाइम पीरियड है, तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड जो होगा आपका फोर्स अप्लाई करने का टाइम पीरियड, वो है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं ना इसको, आप एक एक्सटर्नल फोर्स आप ड्राइव कर रहे हो सिस्टम को। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पर दो तरीके का एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगा। पहला होगा हमारे पास ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब कि आप उस स्विंग को पुश मत करो, ठीक है, थोड़ा सा बस एक बार धक्का देके छोड़ दीजिए, उसके बाद और फोर्स नहीं लगाएंगे और बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिए। तो वो एक सिंपल पेंडुलम की तरह है जिसका टाइम ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल होता है। ये होता है ना, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो अंडर रूट ऑफ जी बाई एल होता। हाँ सर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब इस चैप्टर में अभी तक जितना भी आप ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करते आए हो वो सब ओमेगा नॉट है। ठीक है, और हाँ सर। दूसरा होगा यहाँ पर हमारे पास ओमेगा डी, विच इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, अब पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। पार्टिकल पे वही स्प्रिंग ब्लॉक से ये वाला सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, जरूरी नहीं है लिक्विड की वजह से हो, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स हो सकता है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स है हमारे पास, आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये तीनों फोर्सेस एड अप हो जाएगा। एक हो गया स्प्रिंग फोर्स, एक हो गया डैम्पिंग फोर्स, एक हो जाएगा आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी, और ये तीनों टर्म मिलके बनेगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं m इंटू एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू, इससे पहले जीरो आया था क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, अब ये जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी। ठीक, सो इनिशियल मोशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, तो वो स्विंग वाला एग्जांपल को हमेशा थोड़ा विजुअलाइज करने का कोशिश करो तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो द इनिशियल मोशन इज कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांजिएंट कंडीशन है। ये ट्रांजिएंट मतलब कि कोई भी मोशन स्टार्ट हुआ और एक स्टेबल पोजीशन तक पहुंचने के पहले जो इसके बीच में जो वेरिएशंस हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट। सो जो ट्रांजिएंट मोशन है या इनिशियल मोशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द सिस्टम oscillates with a constant amplitude with angular frequency। कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ओमेगा नॉट या ओमेगा डी? ओमेगा डी। ओमेगा डी से करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार यहाँ पे इसी में लाइन में देखो, एक क्वेश्चन है जो आपको मेंस में एक बार पूछा गया है कि अगर आप एक एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना चाहते हो, एक एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तो सिस्टम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कौन सा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है? ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या इन दोनों के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी होगा, ओमेगा डी से लार्ज होगा, इस तरह से ऑप्शंस बनाया गया। तो ओमेगा डी का नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो हमको पता चल गया, लेकिन एम्पलीट्यूड हम लोग क्या लिखेंगे? सो इसका एक इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी अगर लिखेंगे तो एक टर्म होगा एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड तो टाइम का फंक्शन नहीं है, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है।
इंटू साइन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारे पास ओमेगा डी, है ना। तो ओमेगा डी टी प्लस फाई, इस तरीके का इक्वेशन आना चाहिए, ऐसा ही इक्वेशन आना चाहिए ना। सर लेकिन स्विंग्स जो होता है उसका एंगल तो लार्ज होता है, तो हाँ, तो वहां पे मतलब उसको हम लोग एसएचएम नहीं बोल रहे, वहां पे वो ऑसिलेशन है, ठीक सर। ठीक है। तो यहाँ पर सर एम्पलीट्यूड, हाँ सर अगर हम लोग ओमेगा डी को ओमेगा नॉट के इक्वल कर दे तब हाँ, क्या होगा? उस पर आएंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड के अगेन आपको याद रखना ये चीज कि एम्पलीट्यूड का क्या एक्सप्रेशन होता है। मेंस में डायरेक्टली ये इक्वेशन पूछा, 4 ऑप्शंस में इक्वेशन दे दिया, कौन सा सही है एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। सो दिस इज एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ ओमेगा डी बाई m का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन होता है एम्पलीट्यूड का। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, पहले भी 1-2 बार पूछा गया, आगे भी पूछ सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, इसमें तो अगर नहीं मालूम है तो कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में, डिराइव तो कर नहीं सकते इसको। और इसमें एक गलती, ज्यादातर गलती ये होता है कि यहाँ पे जैसे प्लस कर देगा, ठीक है, ये बी का टर्म को ऊपर नीचे करेगा, यहाँ पे भी ओमेगा डी और एम को ऊपर नीचे करता है, यही सब वेरिएशंस रहता है। यहाँ पे प्लस के जगह माइनस कर देगा यहाँ पे। सर एफ नॉट क्या है? ये फोर्स लगाए थे ना हम लोग, उसका मैक्सिमम वैल्यू था एफ नॉट, एम्पलीट्यूड है एफ नॉट इसका, फोर्स का। साइनसोइडल फंक्शन है ना फोर्स, अच्छा ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, इस सर तरीके का इक्वेशन 11-12 में सॉल्व करना, ये जो इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है ये 11 में सॉल्व नहीं, आप कॉलेज में करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में रहता है इस तरीके का इक्वेशन। हाँ बोलो। सर ये जो फोर्स का फंक्शन है इसका ये फंक्शन का मतलब तो ये है कि थ्रू आउट द मोशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम्म, पर सर प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो वो नहीं होता। हम नहीं होता, क्योंकि फोर्स बहुत तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। इसका कोई एक पर्टिकुलर केस, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया स्विंग को लेके, यहाँ पर अच्छा फोर्स सर में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, थ्रू आउट द मोशन अप्लाई कर रहा हूँ। सर मतलब अगर फोर्स साइनसॉइडल फंक्शन नहीं भी हुआ तब भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। हम लोग साइनसोइडल इसलिए लेते हैं कि कोई भी फंक्शन को आप साइनसोइडल फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हो, अच्छा ठीक है। कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी वेव फॉर्म, कोई भी शेप हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसको साइनसॉइड्स में ब्रेक किया जा सकता है। अच्छा इसीलिए आप इस साइनसॉइड चैप्टर में मैथमेटिकल। साइनसोइडल फंक्शंस पढ़ रहे हो। आप देखोगे वेव्स में भी आप साइनसोइडल वेव्स पढ़ोगे, क्योंकि ये बिल्कुल फंडामेंटल है। आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वेव्स को बहुत सारा साइनसोइडल फंक्शंस का एडिशन करके बना सकते हो। हाँ बोलो। सर अगर ये थ्रू आउट नहीं लग रहा होता तब तो सर इसका कुछ और अलग टाइप का इक्वेशन आता, हाँ, तब तो इक्वेशन कुछ और मैथमेटिकली अलग ज्यादा आएगा, हाँ, कॉम्प्लेक्स हो जाता। मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे चेंज हो जाएगा। वही कह रहा हूँ, ये फंडामेंटल चीज हो गया कि कोई भी आप अगर थ्रू आउट द मोशन नहीं लगाओगे किसी इन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लगाओगे तो क्या होगा, फोर्स का फंक्शन बदलेगा, लेकिन अगेन मैं उस फंक्शन को बहुत सारे साइनसोइडल फंक्शन का एडिशन बना सकता हूँ। ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा सिग्नल एनालिसिस होता है, ये सब चीजें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। कोई भी फंक्शन हो आपके पास, आप उसको साइनसॉइड्स का एडिशन बना सकते हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसोइडल फंक्शंस का एडिशन हो, लेकिन आप ब्रेक जरूर कर सकते हो। बहुत कुछ है फिजिक्स में, ऐसा तो नहीं 11-12 में जो पढ़ लिए वही है फिजिक्स। हो गया ये। हाँ सर।
अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अगर इस फंक्शन को आप अगर ध्यान से देखो तो इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में यहाँ पर जैसे एक माइनस साइन आ रहा है ना, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डी। तो सपोज मैं एम्पलीट्यूड का अगर एक मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैक्सिमम का मतलब हो जाएगा डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करेंगे। और मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या ओमेगा नॉट का वैल्यू ओमेगा डी होगा तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सो ओमेगा नॉट का वैल्यू अगर ओमेगा डी के इक्वल हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर 1 हो जाए, तब उस टाइम पर एम्पलीट्यूड हमको मैक्सिमम मिलेगा। और कितना मिलेगा हमको ये वैल्यू? इसको सर इक्वल एफ पुट नॉट करो यहाँ बाय पे। पी ओमेगा डी। एफ नॉट बाई एम टाइम्स एम नहीं, बी हो जाएगा ना, बी टाइम्स ऑफ ओमेगा डी, हाँ यही मिलेगा। सर। हाँ तो ये जो सर। कंडीशन है कि अगर आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सिस्टम को ड्राइव करने के लिए जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी, और सिस्टम को अगर आप ऐसे ही थोड़ा सा ऑसिलेट करके छोड़ देते, कोई भी डैम्पिंग नहीं होता, तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा नॉट। ये दोनों अगर एग्जैक्टली मैच कर जाता है, दोनों सेम हो जाता है, तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाता है ऑसिलेशन का। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस कंडीशन। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन, मतलब जेई में नहीं पूछा जाता है, यूजुअली आपका स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में आता है कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है। तो रेजोनेंस मतलब कि जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और एंगुलर नेचुरल ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ठीक है, तो ये रेजोनेंस का कंसेप्ट 12th में भी आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर है। कोई भी वेरिएशंस आप देख रहे हो, सिग्नल्स को स्टडी कर रहे हो, तो हर एक चीज का एक अपना खुद का फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेशन का, और उसको ड्राइव करने के लिए जो आप फोर्स यूज करता है, तो एम्पलीट्यूड्स बहुत लार्ज हो जाता है। अब ये किसी भी तरीके का फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बाद में आप देखोगे कि ये कोई सिग्नल हो सकता है, करंट सिग्नल हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, करंट चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। सर रेडियो में तो रेजोनेंस ही होता है ना। रेडियो में रेजोनेंस होता है, वो जो रेडियो को आप लोग, आपने देखा होगा एक नॉब होता है, उसको घुमाते हो, हाँ हाँ सर। जी। है ना, तो वो नॉब घुमाते हैं, तो वो नॉब से हम करते हैं क्या एक्चुअली में, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक सिग्नल आ रहा है आपके पास, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपका जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, उसको आप मैच करने का कोशिश करते हो, तब आप बोलते हो कि हाँ ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैच हो गया। हम लोग बोलते हैं ना 98.5 हाँ फ्रीक्वेंसी, सर। हाँ सर। तो यही रेजोनेंस वाला फ्रीक्वेंसी जो आप मैच करने का कोशिश करते हो। मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो जो डिवाइस है रेडियो, उसका खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जो सिग्नल आ रहा है दैट इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो आप ओमेगा नॉट और ओमेगा डी को मैच करने का कोशिश करते हो। सर जब कोई मतलब बिल्डिंग वगैरह के आसपास से जब कोई मतलब बहुत स्पीड में कोई अगर प्लेन गुजरता है तो उस सर उसका कांच टूट जाता है, तो वो भी सर रेजोनेंस के नहीं, कारण वो होता है। रेजोनेंस नहीं है, वो सोनिक बूम है, वो अलग चीज है, वो रेजोनेंस नहीं सर है। नहीं सर सर एक बार ये इटली में एक जगह है सर, यहाँ पे इटली में होता ये है कि गाना इतना जोर से लोग गाता है कि हाँ वो पता नहीं रेजोनेंस है, कितने दूर। हाँ वो रेजोनेंस का कंडीशन है। हम्म। तो इसलिए ये वाला मेंस में पूछा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप इसको बहुत जगह देख सकते हो, लेकिन एडवांस में इसलिए नहीं पूछा जाता है कि इसका प्रूफ आपके पास अभी नहीं है। तो एडवांस में से मतलब बिना प्रूफ बिना लॉजिक के नहीं पूछता जल्दी। तो जैसे अगर हम लोग मान लो एम्पलीट्यूड वर्सेस यहाँ पर एक ग्राफ बनाए ओमेगा डी बाई ओमेगा नॉट, ध्यान रखना यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं ओमेगा डी बाई ओमेगा नॉट। तो हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है इस रेशियो का, व्हेन दिस रेशियो इज इक्वल टू 1, तब उस टाइम पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। इसी ग्राफ को अगर मान लो कि यहाँ पर आपको बोल दिया जाए एक्स एक्सिस पे सिर्फ ओमेगा डी बनाओ, तो ओमेगा डी बनाएंगे तो ये 1 की जगह ओमेगा नॉट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो एक्सिस को ध्यान से देखो कि क्या है। तो यहाँ पर अगर ये रेशियो 1 हो जाए या फिर ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाता है, तो हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे लार्ज हो जाता है। अगर ये मैच नहीं करेगा तो एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली कम रहेगा। अब अगर यहाँ पर ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है हमारे पास, आप सोचो बी का वैल्यू, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो अगर मैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट को भी कम करना स्टार्ट करूं, है ना, बी का वैल्यू को भी अगर कम करना स्टार्ट करें, तो क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इंक्रीज हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो अगर बी का वैल्यू कम करेंगे तो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा ये।
तो इस डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्ट होगा अगर आप बी का वैल्यू को डिक्रीज करते हो। ठीक है, अगर बी का वैल्यू को मैं ऑलमोस्ट, मान लो एक हाइपोथेटिकल केस, ऑलमोस्ट जीरो कर दूं, तो बी का वैल्यू जीरो कर दिया है, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, क्या ये एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा? हाँ सर। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जस्ट ये ग्राफ कहाँ तक टेंड कर रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। सो बी का वैल्यू ऑलमोस्ट अगर जीरो हो जाए तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो बी का वैल्यू जीरो है, बी का वैल्यू जीरो होने से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच रहा है। अगर बी का वैल्यू जीरो है लेकिन ओमेगा डी ओमेगा नॉट के इक्वल नहीं है, तब तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का कोई केस ही नहीं बन रहा है ना। ओमेगा हाँ डी का वैल्यू अगर ओमेगा नॉट के इक्वल नहीं है, तब उस केस में भी अगर आप बी का वैल्यू को जीरो कर दो, तब भी क्या एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट पहुंचेगा? नहीं सर। नहीं नहीं। पहुंचेगा। तो अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि b इज वेरी स्मॉल, ध्यान रखना कि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो की जगह मेंस में इस तरीके से लिखा रहता है कि इट इज वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल मतलब आप ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो ले सकते हो, बट ओमेगा डी इज नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट। अगर वेरी स्मॉल भी रहता और ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट भी रहता, तब उस टाइम पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि अगर ओमेगा नॉट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा डी, तब उस टाइम पर जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा? बी का वैल्यू को जीरो कर दो, यहाँ पर जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है एम्पलीट्यूड का, ये तो हमेशा वैलिड है ना। ठीक है, सो डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, यही आएगा बाई एम। होगा क्या? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। ये भी मेंस में पूछा गया, आई थिंक 2019 में ही पूछा गया था ये, कि अगर ओमेगा का वैल्यू, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है लेकिन डैम्पिंग बहुत स्मॉल है, तब उस टाइम पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? हो गया यहाँ तक? सर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच होने से कोई चीज मतलब ब्रेक भी हो सकता है क्या? हाँ, ब्रेक हो सकता है, वो तो उसका मटेरियल का स्ट्रेंथ है, इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब वो ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट कर रहा है तो ब्रेक हो ही सकता है अगर मटेरियल का स्ट्रेंथ सफिशिएंट नहीं है तो। सर जैसे एक बार एक ब्रिज पर बहुत हाँ, ब्रिज मतलब में कॉमनली देखने को मिलता है ये, कोई कंक्रीट है मार्च उसके, हो रहा था, ब्रिज कंक्रीट टूट कभी भी गया। स्ट्रेच होने के लिए नहीं बनाया जाता है, कंक्रीट हमेशा कंप्रेस होने के लिए बनाया जाता है। हाँ सर। जैसे बिल्डिंग्स में कंक्रीट जो है उसमें स्ट्रेचिंग फोर्स नहीं है, उसमें कंप्रेसिव फोर्स है। तो उस कंक्रीट कभी भी स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको दबा दिए आपको दिखेगा कंप्रेस होता हुआ, मतलब वो कंप्रेसिव फोर्सेस जो है उसको सस्टेन कर पाएगा। सर तब उन लोग का जो अर्थ है उसका भी कुछ होगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी? अर्थ का भी है, सर अगर उसका फ्रीक्वेंसी के साथ अर्थ का मैच रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसी का तो यूज करके हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स फाइंड आउट कर पाए। तो सर अगर मतलब हाइपोथेटिकली मतलब अर्थ को भी ऐसे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दिया जाए उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो अर्थ भी क्या टूट जाएगा? अर्थ का एम्पलीट्यूड आपको उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड मालूम है कितना है? नहीं सर। एक प्रोटॉन का डायमीटर के इक्वल है, उतने में क्या टूटेगा? प्रोटॉन का डायमीटर जानते हो? एटम का भी नहीं बोल रहा हूँ, प्रोटॉन का। सर ठीक है, तो उसका टेंशन मतलब अर्थ नहीं टूट रहा है अभी। देखो, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि हमारे पास एक पेंडुलम है, तो इसमें कुछ ऐसे अलग अलग लेंथ का सिंपल पेंडुलम है ये सब। तो आप देखो पेंडुलम, ये जितने भी पेंडुलम्स है उन सबको हम लोग एक थ्रेड से कनेक्ट कर रखे हैं, ये ऊपर वॉल नहीं है, ठीक है, कनेक्टिंग थ्रेड है। सो ऑल द पेंडुलम्स आर कनेक्टेड बाय अ थ्रेड। बाई थ्रेड, तो वॉल के साथ अटैच नहीं है, ये एक थ्रेड के साथ कनेक्टेड है। पेंडुलम 1 और 4 को अगर देखो तो 1 और 4 का लेंथ सेम है,
तो 1 और 4 का लेंथ सेम होने का मतलब क्या, ओमेगा नॉट जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम 1 है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर पेंडुलम 4 ये दोनों सेम होगा, हाँ सर। है ना। G/L होता है √G/L, तो लेंथ सेम है। 2 और 3 का लेंथ अलग है तो उसका भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। अब मान लो कि किसी तरीके से आप पेंडुलम 1 को ऑसिलेट करा रहे हो, ठीक है, पेंडुलम 1 ऑसिलेट कर रहा है अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, मान लो ऑसिलेट कर रहा है ओमेगा नॉट 1 पे, ठीक है। मतलब आपका जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट 1 के इक्वल है, ऑब्वियस, ठीक है। तो कोई भी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी रख सकते हो, मैंने एक केस चूज कर लिया कि मान लो ओमेगा नॉट 1 से पेंडुलम 1 ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी तो मूव कर रहा है ना, हाँ सर। ठीक है। अब स्ट्रिंग हम लोग मैकेनिक्स में अज्यूम कर लेते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग है, बट एक्चुअली तो आइडियल स्ट्रिंग बोलकर कुछ होता नहीं है, ठीक है। कुछ तो मास होगा इस स्ट्रिंग का, तो उसके पास एक एनर्जी है, हर पार्टिकल मूव कर रहा है उसके पास एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्योंकि कनेक्टिंग थ्रेड है तो वो एनर्जी इस थ्रेड के थ्रू बाकी पेंडुलम्स के पास ट्रांसफर होके जा सकता है, ठीक है, ट्रांसफर होके जाएगा। तो पेंडुलम 2, 3 और 4 को मैं ऑसिलेट डायरेक्टली नहीं करवा रहा, 2, 3 और 4 के पास एनर्जी आ रहा है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम 1 थ्रू दिस कनेक्टिंग थ्रेड। तो पेंडुलम 2, 3 और 4 के पास एक ड्राइविंग फोर्स है ना, एनर्जी आ रहा है, एक तरह का ड्राइविंग फोर्स है ये, हाँ सर। ठीक है। तो 2, 3 और 4 के पास एक ड्राइविंग फोर्स, और वो ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट 1, हाँ सर, ओमेगा नॉट 1। क्योंकि एनर्जी आया कहाँ से, वो एनर्जी आया है पेंडुलम 1 से। तो पेंडुलम 1 जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है वही ड्राइविंग फोर्स होगा, वही एनर्जी है जो पेंडुलम 2, 3 और 4 को ऑसिलेट करा रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओमेगा नॉट 1 इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फॉर पेंडुलम 2, 3 एंड 4, इन तीनों के लिए ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट 1। अब हमको क्या पता है कि अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाता है, हाँ सर। ठीक है। तो पेंडुलम 4 का जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है और पेंडुलम 4 का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम है, हाँ सर। ठीक है। तो फॉर पेंडुलम 4 द नेचुरल फ्रीक्वेंसी is equal to the driving frequency। तो ऐसे में क्या होगा कि एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाएगा पेंडुलम 4 का। तो इन चारों पेंडुलम्स में देखो 2 और 3 भी ऑसिलेट करेगा, लेकिन क्या 2 और 3 का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, नहीं सर। मैच नहीं कर रहा है। तो अगर मैच नहीं कर रहा है तो उस टाइम पर ऑसिलेट तो करेगा लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमको पता है कि हर एक सिस्टम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कौन सा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम बोल सकते हैं कि ऑल द पेंडुलम्स ऑसिलेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सबका तो ड्राइविंग फोर्स सेम ही है ना, जिसका वैल्यू होगा ओमेगा नॉट 1। सर 1 और 4 का मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी 4 का स्पेशली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल कैसे हो, वो एक और बार बता दीजिए ना। ओमेगा नॉट 1 ये एनर्जी जो यहाँ पर गया पेंडुलम 4 में, वो एनर्जी आया कहाँ से, वो आया पेंडुलम 1 से। तो 1 ऑसिलेट कर रहा था अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ओमेगा नॉट 1 हो गया, हाँ। ठीक है। तो पेंडुलम 4 का ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा नॉट 1, और उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो भी √G/L था, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी √G/L है, हाँ अच्छा ठीक है। हाँ। यहाँ पर एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आप देखो, मैं आपसे ये वाला लास्ट पॉइंट एक ऑप्शन में पूछ सकता हूँ, एम्पलीट्यूड किसका मैक्सिमम होगा ये पूछ सकते हैं। तो पेंडुलम 4 के लिए रेजोनेंस कंडीशन है,
कौन सा पेंडुलम के लिए रेजोनेंस कंडीशन है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेंस में पहले भी आया है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया आपके एनसीईआरटी से। सर हाँ सर एक बार पढ़े थे कि 1 और 4 आउट ऑफ फेज मतलब करते हैं, तो फिर उसका भी कोई रीजन है क्या? नहीं, आउट ऑफ फेज इन फेज वो सब अलग चीज है, वो बस डिपेंड करता है कि कैसे स्टार्ट हुआ ऑसिलेशन। आउट ऑफ फेज इन फेज होने के लिए पेंडुलम 4 भी पहले से ऑसिलेट होना चाहिए, अच्छा तो यहाँ पे आउट ऑफ फेज इन फेज का नहीं है कुछ कंसेप्ट। सर एक बार बोला था कि एक बार 4 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीच करेगा तो 1 का मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, फिर 1 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीच करेगा हाँ फिर सर, मिनिमम। आईसीएससी का बुक में था सर। तो हाँ उसमें सर। 4, हाँ वो कंडीशन है, लेकिन वो इन फेज आउट फेज वो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट, वो कब स्टार्ट हो रहा है ऑसिलेशन वो देखना पड़ेगा आपको। वैसा हमेशा नहीं होगा, उसमें और भी कुछ कंडीशन दिया होगा। अच्छा सर। सर ये लास्ट जो लिखा है वो एक बार बता देंगे, समझ नहीं आया सर। हर एक कोई भी पेंडुलम, ये वाला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, इसको पढ़ो एक बार। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होता है ऑसिलेशन का? सर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या है? सर ओमेगा नॉट 1। तो फाइनली हर एक अच्छा हाँ सर। पेंडुलम ओमेगा नॉट 1 से ऑसिलेट करेगा। हाँ सर। ठीक है। सर हाँ सर 1 और 4 का एम्पलीट्यूड तो इक्वल नहीं होगा ना? नहीं, एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा। एम्पलीट्यूड के लिए ऐसे डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते आप, एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बहुत सारा कंडीशन है, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। तो हम मतलब तो सिर्फ जो थ्योरेटिकल चीज जा रहे हैं, आप अगर कैलकुलेशन में जाओगे तो जो भी ये चीजें आप बोल रहे हो वो सब में एक एक कंडीशन आएगा, इस कंडीशन में ये होगा, इस कंडीशन में ये होगा। मतलब हम जो कंसीडर कर रहे हैं कि 4 का मतलब ये जो हम रिजल्ट डिड्यूस कर रहे हैं कि 4 का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो 1 का भी एम्पलीट्यूड क्या 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए? हो फ्रीक्वेंसी तो भी दोनों सकता है, एक। नहीं भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड का क्या लेना देना है? अगर मैं आपको बोलूं एक पार्टिकल ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है, बताओ उसका एम्पलीट्यूड क्या है? कोई रिलेशन है? नहीं सर, वो तो नहीं है। डिपेंड कर। किस चीज पे डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इस चीज पे डिपेंड करता है कि एनर्जी कितना मिला। हाँ सर। ठीक है, तो एनर्जी पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा से एम्पलीट्यूड का कोई लिंक नहीं है। सर सर मतलब तो फिर अगर 1 से 4 अगर पूछा कि किसका एम्पलीट्यूड सबसे नहीं ज्यादा, तो नहीं फिर तो 1 पूछेगा का ही आपसे, होना चाहिए। नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि वही अच्छा बोल रहा हूँ ना, कंडीशन है इसमें, बहुत अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग आंसर आएगा। सर अगर हम 1 को भी फोर्स दे रहे हैं, वो फोर्स 4 पे आ रहा है, तो 1 और 4 का इक्वल होना चाहिए ना? नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो जरूरी नहीं है ना कि 1 के पास जितना एनर्जी है 4 के पास भी उतना ही पहुंचे। अच्छा हाँ सर, वो है ना, तो। वो तो स्ट्रिंग पे भी डिपेंड करेगा ना कि स्ट्रिंग कैसा है, कितना लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब पैरामीटर्स भी तो है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इसलिए यहाँ पे कंडीशंस बहुत सारे हैं। तो कभी भी इस तरीके का डाउट हो तो कोई ऐसा नहीं कि मार्केट से कोई बुक उठा के आप पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि मेंस में वही फॉलो करता है जो एनसीईआरटी में लिखा है, अगर कहीं एम्बिग्विटी है तो वहां पर वही फॉलो होता है जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो उस टाइम अगर एनसीईआरटी में लिखा है और मेंस में कुछ और आंसर दे दिया तो आप उसको चैलेंज कर पाओगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी में आप किसी और बुक से पढ़े वहां पे कुछ और लिखा है तो आप अगर क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो कोई भी, इसीलिए कह दो एनसीईआरटी पढ़ो, एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। ठीक है, तो यही है चैप्टर एसएचएम का। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको रोटेशन वाले, मैं आपको देख रहा था पैकेज में एक क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, तो समझने का कोशिश करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास आर रेडियस का, और इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग इन अ हेमिस्फीयर। तो ये एक पोर्शन यहाँ जो आपको दिख रहा है ये एक हेमिस्फीयर का हेमिस्फीयर है और ये फिक्स्ड है।
ठीक है, रोल कर रहा है तो इसका मतलब कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, और हेमिस्फीयर का रेडियस है 4r, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट पॉइंट P। तो इस स्फीयर का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो पॉइंट P पे अबाउट क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप देखो कि स्फीयर को अगर ऑसिलेट नहीं करा हो, ऐसे ही रख दो, तो क्या ये लोएस्ट पोजीशन पे रहेगा, मतलब पॉइंट P पे रहेगा। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो मैं पॉइंट P से इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिए, तो इसको मैं बोल रहा हूँ लेटर से C, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट यहाँ पर एक नया पॉइंट आ गया लेटर से P डैश, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं Q मान लो, इसका मास है M। तो ये CQ, ये रेडियल लाइन हो गया हमारे पास 3r डिस्टेंस का। मान लेते हैं ये रेडियल लाइन यहाँ पर घूम गया थीटा एंगल से, तो अगर ये रेडियल लाइन थीटा एंगल से घूमेगा तो क्या ये स्फीयर भी थीटा एंगल से घूमेगा? क्या ऐसा जरूरी है? घूमने का नहीं मतलब है मैं सर। क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि एक डिस्क होता है आपके पास, है ना, फ्लैट सरफेस के बारे में सोचो, मान लो एक डिस्क है, आप इस डिस्क पे एक रेफरेंस लाइन बनाओ, मतलब एक लाइन पेंट कर दो इस पे ठीक है, और ये प्योर रोलिंग में, तो अगर ये डिस्क थोड़ा सा आगे चला गया, यहाँ पे आ गया, तो ये जो लाइन पहले हम लोगों ने वर्टिकल बनाया था, ये लाइन ऐसे घूम जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि ये डिस्क कुछ एंगल से घूम गया यहाँ पे, तो अगर ये रेडियल लाइन थीटा से घूम रहा है तो जरूरी नहीं है सॉलिड स्फीयर भी थीटा एंगल से घूमे। तो मान लेते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर किसी एंगल फाई से घूम गया, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। सो हमारे अगर हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर एंगुलर एसएचएम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम लोग ये प्रूफ करने का कोशिश करेंगे कि डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इस पूरे इक्वेशन को फाइव में प्रूफ कर सकते हो, डी स्क्वायर फाइव बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर फाइव। तो ये इंपॉर्टेंट है, या तो दोनों तरफ थीटा रहे या दोनों तरफ फाई रहे, एक तरफ थीटा एक तरफ फाई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हम एनर्जी अप्रोच से जा रहे हैं, यहाँ पे मैं फोर्स अप्रोच से नहीं जा रहा हूँ, फोर्स में अप्रोच थोड़ा बहुत टिपिकल हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी अप्रोच से जाता है। तो ये स्फीयर के पास अब सोचो mg का जो फोर्स है, क्या उसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? सर उसका कंपोनेंट करेंगे सर। उसको करेंगे, क्योंकि आप देखो पॉइंट P डैश के अबाउट अगर आप टॉर्क देखो तो एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, उसका कोई टॉर्क आएगा नहीं, एक फोर्स है फ्रिक्शन जो P डैश से पास हो रहा है तो उसका भी टॉर्क आएगा नहीं, तो mg का टॉर्क आएगा ना P डैश के अबाउट। हाँ सर। सो mg का टॉर्क ही तो रिस्टोरिंग है। हाँ सर। ठीक है, mg का टॉर्क ही तो रिस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब हम mg को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और mg को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ सर। ठीक है, हाँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नेग्लेक्ट नहीं होगा। सो दो तरीके का एनर्जी यहाँ पर, एक है काइनेटिक एनर्जी स्फीयर का और एक होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्टली पॉइंट P डैश जो है, क्या वो ICOR का पॉइंट है? हाँ। एक तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी P डैश के अबाउट लिख देंगे हम लोग। तो मान लो कि इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है स्फीयर के पास, क्योंकि जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आपको लिखना है, तो क्या इसका एंगुलर वेलोसिटी हम डी फाई बाई डी टी लिखेंगे? हाँ। ठीक, और इस लाइन सी क्यू का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, क्या वो डी थीटा बाई डी टी होगा? होगा क्या? हाँ सर। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट में ये क्वेश्चंस बनता है, और स्पेशल एडवांस में बनता है, ऑब्वियसली मेंस में नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रेडियल लाइन सी क्यू, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये भी पूछ सकता है, मतलब डी थीटा बाई डी टी और डी फाई बाई डी टी में क्या रिलेशन है। तो जैसे मान लो कि किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट क्यू के पास, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का, उसके पास एक वेलोसिटी होता v। ठीक, तो पॉइंट P डैश का अगर आपको ये ICOR वाला पॉइंट है, तो क्या पॉइंट P डैश का नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए? हाँ। तो नेट वेलोसिटी लिखोगे क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर बनाओगे नीचे,
वेलोसिटी कैसे बनोगे? इधर बनेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और इधर बनेगा वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इधर हो गया हमारे पास v और इधर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मतलब रेडियस स्मॉल r इनटू एंगुलर वेलोसिटी d phi by dt। हाँ सर। ठीक है, तो पॉइंट P का नेट वेलोसिटी अगर 0 है तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि v मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल r टाइम्स ऑफ d phi by dt। हाँ सर। ठीक, दूसरे तरीके से क्या पॉइंट Q जो सेंटर ऑफ मास है पॉइंट Q, क्या इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर पाथ पे है? हाँ सर। तो सर्कुलर पाथ का उस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है? सी हाँ, तो लाइन पीसी पे लाई करता है। C पर लाई करेगा और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? 3r। 3r। तो क्या मैं सर्कल, अगर सर्कल है 3r रेडियस का, एंगुलर वेलोसिटी है d थीटा बाई dt, तो v का वैल्यू को क्या हम 3r टाइम्स ऑफ d थीटा बाई dt भी लिख सकते हैं? हाँ सर। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया कि d phi बाई dt मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ d थीटा बाई dt। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आपसे पूछ सकता है। सर ये थीटा क्या उसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई जनरल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं एनर्जी में, हम लोग मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट पे कैसे कहाँ बोल लिखते हैं? सकते हैं कि वेलोसिटी मतलब इसी डायरेक्शन में होगा? किसी भी डायरेक्शन में लो आप, तो एनर्जी मेथड में आप काइनेटिक एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में लो वेलोसिटी। सर ये तब रिलेशन चेंज हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी और नहीं तो अगर प्योर रोलिंग हो रहा है वेलोसिटी इधर लोगे तो फिर ओमेगा का भी डायरेक्शन भी तो बदलना पड़ेगा आपको। हाँ सर समझ। सो एनर्जी मेथड से यहाँ पर हम जाएंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग। अब सोचो एक रिजिड बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम लोग। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास बताओ, इनिशियली यहाँ पर था सेंटर ऑफ मास, फाइनली कितना ऊपर चला गया? थ्री आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। 3r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर गया है तो इसका मतलब इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी। सो mg इंटू 3r टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। और काइनेटिक एनर्जी हम लोग डायरेक्टली ICOR के अबाउट लिख सकते हैं, हमारे पास हॉलो स्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर मतलब 5/3 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, सो हाफ इंटू आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज d phi बाई dt होगा यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि एक तरफ थीटा एक तरफ फाई है, तो हम एक काम कर सकते हैं d phi बाई dt को पुट कर सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ d थीटा बाई dt। सो 3 mg r टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। सो इसको आप पुट करोगे तो एक 9 का टर्म आएगा बाहर में। सो ये 15/2 हो जाएगा क्या? हाँ सर। d phi बाई dt, सॉरी d थीटा बाई dt होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग ऑब्वियसली SHM का इक्वेशन लाना है तो स्मॉल एंगल्स में कंसिडर कर ले रहा हूँ और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ऑल्दो फ्रिक्शन लग रहा है बट रोलिंग है तो उसका कोई वर्क नहीं होगा। सो dE बाई dt को 0 करते हैं, 3 mg r टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन थीटा जिसको हम अप्रोक्सीमेटली थीटा कर देते हैं और उसके साथ साथ एक d थीटा बाई dt बनेगा। हाँ सर। ठीक है, प्लस 15 टाइम्स ऑफ, ये 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो mr स्क्वायर इंटू d थीटा बाई dt एंड d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, यही आएगा। सर अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा तो वन को टेंड करना चाहिए नहीं, तो शुरू में ही 1 पुट कर दोगे तो 0 ही हो गया, फिर तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ ही नहीं कुछ। शुरुआत में पुट कर दोगे तो कोलैप्स कर जाएगा यहाँ पे सिस्टम, आपका जो भी एजम्पशन है, अब तो थीटा 0 हो गया मतलब तो ऊपर ही नहीं लेके गए आप सिस्टम को। मतलब पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे उसके बाद फिर। अप्रोक्सीमेशन हमेशा लास्ट में पुट करो, शुरू में पुट कर दोगे तो जो भी आप इक्वेशंस लिख रहे हो वो सब कैंसिल आउट ही हो जाएगा। सो d थीटा बाई dt यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, 3 का टर्म और
एम आर सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस ऑफ जी बाई 5r इंटू थीटा। सो ये टर्म हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई समझ में आइए। हाँ सर। तो यहाँ पर ये एक्चुअली थीटा और फाई ये सब समझना जरूरी है, बाकी एनर्जी मेथड तो फिर इजी है। हो गया ये। तो एसएचएम में यही है, एसएचएम चैप्टर में। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक मिनट सर, ये लिख रहे हैं। सर वेव्स के बाद हम लोग क्या करेंगे? वेव्स के बाद क्लास 12 करेंगे। ठीक है सर हाँ सर अगर कोई बॉल को हम किसी हाइट से सर फेंक ड्रॉप कर देंगे तो सर जो सर ग्राउंड के साथ अगर इलास्टिक कोलिशन होगा और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो सर वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा क्या सर? उसको हार्मोनिक मोशन नहीं बोलेंगे, वो ऑसिलेशन बोल सकते हो, मतलब कि वो रिपीटेडली बाउंस करता रहेगा, है ना। सर वहाँ पे ऑसिलेशन का इक्वेशन एसएचएम में तभी कन्वर्ट होगा जब उस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। तो वहां तो ऐसा कुछ होगा नहीं, नहीं सर, है ना। तो उस केस में वो जस्ट ऑसिलेशन बोल सकते हो, क्योंकि एक फिक्स टाइम इंटरवल पे रिपीट होता रहेगा मोशन। सर वहाँ पे mg क्या सर रिस्टोरिंग फोर्स होगा? नहीं, एमजी तो रिस्टोरिंग नहीं है, एमजी फोर्स तो चेंज नहीं हो रहा है ना। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या है कि वो चेंज होना चाहिए ना, एक्स के साथ या थीटा हाँ के साथ। सर। तो एमजी तो कांस्टेंट है, तो उसके में तो कोई फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई चेंज फोर्स नहीं हो रहा। या जैसे अब यही क्वेश्चन हो गया कि मान लो आपको बोल दिया जाए एक वॉल है और यहाँ पर भी एक वॉल है, दोनों तरफ ई इक्वल टू 1 है। मैं एक ब्लॉक को यहाँ पर वेलोसिटी दे दूं v, क्या कोलाइड करता रहेगा ऐसे ऐसे? हाँ सर। हाँ ये सर। एसएचएम तो नहीं है, नहीं नहीं सर। कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, बस वेलोसिटी देके एक बार छोड़ दिए तो ये कॉन्स्टेंटली ऑसिलेट करता रहेगा, स्ट्राइक करता रहेगा, मूव करता रहेगा, कोई एनर्जी लॉस है नहीं, का वैल्यू 1 है। तो ये ऑसिलेशन अच्छा। है ना। हाँ इसका सर। टाइम, अगर टाइम पीरियड आपसे पूछेगा तो क्या करोगे? टाइम पीरियड मतलब कि जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर राइट गया, फिर वापस यहाँ पर आकर आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ सर। तो अगर लेंथ एल है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो v बाई एल हो गया एक साइड का टाइम, v बाई एल होगा रिटर्न जर्नी का टाइम, 2v बाई एल टाइम पीरियड होगा। अच्छा हाँ ठीक है। हो गया लिखना ये। स्टार्ट करें क्या हम लोग नेक्स्ट? हाँ सर। तो इस चैप्टर में थोड़ा स्टार्टिंग को समझने का कोशिश करना, क्योंकि अगेन बहुत डिफरेंट मैथमेटिक्स है यहाँ पर। क्योंकि अभी तक आप मैथ्स में जो पढ़ते आए हो उसमें क्या है, दो वेरिएबल्स पढ़ते आए हो ना, एलएचएस में एक वेरिएबल है, आरएचएस में एक वेरिएबल है। बट इस चैप्टर में 3 वेरिएबल आएगा, ठीक है। एक ही इक्वेशन में 3 वेरिएबल होगा, एलएचएस में 1 होगा, आरएचएस में 2 होगा। तो आपको ये समझना है कि हर एक वेरिएबल का मतलब क्या है, वो इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन आपको क्या बता रहा है। तो सबसे पहले वेव्स क्या है हमारे पास? वेव्स बेसिकली एक एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का मेथड है। सो वेव्स इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर without actual transfer of medium particles,
ठीक है, तो जो मीडियम यहाँ पर है वो एक तरह का सपोर्ट दे रहा है इस डिस्टरबेंस को, वेव्स को हम डिस्टरबेंस भी बोल सकते हैं। एक डिस्टरबेंस है, एक एनर्जी मूव कर रहा है, तो वो डिस्टरबेंस को आगे मूव करने के लिए, उस एनर्जी को आगे मूव करने के लिए एक सपोर्ट दे रहा है मीडियम। ठीक है, तो मीडियम खुद से ट्रांसफर होकर आगे नहीं जाएगा। जैसे कि आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो आप एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो ना, स्टोन को पानी में फेंकना, इट इज लाइक अ क्रिएटिंग अ डिस्टरबेंस। तो आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वेव्स जनरेट होता है, तो वेव्स आपकी तरफ आता है, पानी भी आपकी तरफ साथ में आता है क्या? नहीं सर। पानी तो नहीं आता है। तो वो वाटर क्या कर रहा है, वो एक मीडियम है, वो सपोर्ट कर रहा है एनर्जी को मूव करने के लिए। ठीक है, तो कोई एक्चुअल ट्रांसफर मीडियम पार्टिकल्स का नहीं होगा। मीडियम पार्टिकल्स will remain at their position, या it will support the transfer of energy। ठीक है, हाँ, मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट जरूर कर रहा है, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो जा रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन नहीं चला जा रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पर हम लोग जब मीडियम पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरीके का वेव्स डिफाइन कर सकते हो। एक होगा हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, they require medium for transportation, it requires medium for energy flow। ठीक है, और एक होता है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। जैसे इसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, याद है? हाँ अब बताया था पहले, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पहले ही क्लास में था कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो ये हाँ इसको सर। मीडियम का कोई जरूरत नहीं है, तो इसका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, सो अभी क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ के और कोई wave नहीं है जो इसका मतलब नॉन मैकेनिकल में कैरेक्टर आता है? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही सब कुछ आ गया। ठीक है, एक और जैसे मैटर वेव्स होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ और सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हाँ सर। है ना? तो एक मैटर वेव्स होता है, बट खैर ब्रॉडली स्पीकिंग मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है। तो अभी हम लोग क्लास 11th में मैकेनिकल वेव्स पे फोकस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल्स पे हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है सब कुछ आपके सिलेबस में, यहाँ पे मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल सब कुछ है। मैकेनिकल वेव्स जब मीडियम का जरूरत है, तो अगेन हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। सो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो एनर्जी प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है उसी को हम वेव का डायरेक्शन बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में वेव जाता है उसी डायरेक्शन में एनर्जी जाता है। तो अगर मीडियम का पार्टिकल्स ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द एनर्जी फ्लो, ठीक है, इफ मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द एनर्जी फ्लो, ऑसिलेट कर रहा है, डिस्प्लेस मतलब कि अपना पोजीशन छोड़ के दूसरा पोजीशन पे नहीं चला गया, वापस से घूम के अपना ओरिजिनल पोजीशन पे जरूर आएगा मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, तो मीडियम पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड perpendicular to energy flow। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास वेव्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे आप गिटार देखो अगर, तो गिटार में स्ट्रिंग के परपेंडिकुलरली हिट करते हो ना गिटार के स्ट्रिंग्स को। हाँ जब सर। गिटार देखे हो गिटार, हाँ सर। हाँ, तो गिटार के स्ट्रिंग्स को परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग हिट करते हैं ना, तो वो ऑसिलेट करता है, वो भी एक तरह का ट्रांसवर्स वेव्स है। नेक्स्ट होगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अगर ये हमारे पास एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन है, तो मीडियम पार्टिकल्स विल ऑसिलेट या दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन पैरेलल टू द एनर्जी फ्लो। जिस डायरेक्शन में एनर्जी मूव कर रहा है उसी के पैरेलली
मीडियम पार्टिकल्स भी अपना ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मीडियम पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू एनर्जी फ्लो। जैसे यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव्स, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभी मेंस में पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जैसे वेव्स, वाटर वेव्स, ठीक है, तो वाटर वेव्स क्या है? तो ट्रांसवर्स, वाटर वेव्स दोनों में से कुछ नहीं है। वाटर वेव्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उसमें तो सर वाटर मॉलिक्यूल सर्कुलर, हाँ, सर्कुलर में भी जाता है और सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा सा एंगल पे डिस्प्लेस होता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो इस तरीके का वेव्स आपके इसका मैथमेटिकल ये पूरा डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे दो ही चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, एक होगा वेव्स ऑन स्ट्रिंग और एक होगा साउंड वेव्स। जो कॉम्बिनेशंस वाला क्वेश्चन है वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको थ्योरेटिकली पूछ सकता है अगेन, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, देखो अगेन इस चैप्टर में दो तरीके से चीजों को डिफाइन करेंगे। पहला तो जैसे एसएचएम में किया था हम लोगों ने, पहले तो ये समझे थे कि एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद फिर एनर्जी मेथड पे आए थे। तो यहाँ पर भी पहले वही करेंगे कि वेव को आप मैथमेटिकली एक इक्वेशन से कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, और ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान से समझो यहाँ पे कि कैसे इक्वेशन लिखा जाता है और इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि इसमें इजी होता है समझना, मैं अभी साउंड वेव से स्टार्ट नहीं करूंगा, वेव्स ऑन स्ट्रिंग से याद कर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग के आपको दिखाई देगा चीजें, तो समझ में बेटर आएगा। साउंड वेव्स में क्योंकि एनर्जी का प्रोपगेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो जाता है, तो थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा स्टार्टिंग में उसमें, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग अगर आप देखो, तो स्ट्रिंग में अगर कोई भी वेव नहीं है तो एक स्ट्रिंग रखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। जब कोई वेव नहीं जा रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग इज केप्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। अब x इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है, x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट आपका सोर्स है ना। आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आप जैसे स्ट्रिंग को देखते हो तो आप स्ट्रिंग का एक एंड को पकड़ के मूव कराते हो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तभी तो वेव जनरेट होता है ना। हाँ सर, ठीक है, तो ये एक सोर्स है, इस सोर्स को आप मूव करा रहे हो। x इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है वो हमारा एक सोर्स है, तो उसको हमें मूव करा रहे हो। अब उसको आप किसी भी तरह से मूव करा सकते हो, ठीक है, कोई आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका मर्जी, आप कैसे भी मूव कराओ। लेकिन हम इस चैप्टर में एक पर्टिकुलर केस पढ़ेंगे कि x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल को अगर आप एसएचएम में मूव करा रहे हो, ठीक है, x इक्वल टू 0 पार्टिकल को हमें कैसे चिम दे रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसे चिम दो, आपका मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो। लेकिन जैसे अभी मैं इससे पहले बता रहा था, किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस, कोई भी तरह का फंक्शन को आप साइनोसॉइड्स में ब्रेक कर सकते हो हमेशा। तो इसीलिए हम लोग फंडामेंटल चीज को 11-12 में पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो कि आप एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किए एक्स इक्वल टू 0 पे, तो वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा थ्रू द स्ट्रिंग, ऐसे डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है? डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रेवल करेगा ना, पूरा स्ट्रिंग तो एक साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट नहीं करता है, धीरे धीरे डिस्टर्बेंस आगे जाता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस मतलब वेव, तो वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। वेव मूव कर रहा है या एनर्जी मूव कर रहा है या डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है, सब एक ही चीज है, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब वेव इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वेव इक्वेशन मतलब, मैं एक पार्टिकल को यहाँ पर देखना चाहता हूँ। ये स्ट्रिंग पहले कहाँ पे रखा हुआ था? स्ट्रिंग रखा हुआ था एक्स एक्सिस पे। जैसे जैसे ये डिस्टरबेंस मूव कर रहा है आगे, क्या हर एक पार्टिकल अपना ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया है ना। जैसे ये पार्टिकल ये नीचे आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर जो पहले था वो ऊपर चला गया, यही हो रहा है ना। हाँ सर,
पार्टिकल का मेन पोजीशन में एक्स एक्सिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब डिस्टरबेंस नहीं था तब पार्टिकल जहां पर रखा हुआ था वही तो उसका मेन पोजीशन हो गया, क्योंकि वो रेस्ट पे था, नेट फोर्स उस पे 0 था, तो वो जिस पोजीशन पे था वही उसका इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल पार्टिकल तो प्रेजेंट नहीं है ना। जैसे एसएचएम में तो आप एक ब्लॉक या एक पार्टिकल के बारे में बात करते हो, क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टिकल है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? तो इनफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। क्या हर एक पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेन पोजीशन से या अलग अलग हो रहा है? अलग अलग। अलग डिस्प्ले। समझ रहे हो दिक्कत क्या है? यहाँ पे पार्टिकल्स भी बहुत सारा है, सबका डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल को यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। एक पर्टिकुलर पार्टिकल हम लोग चूज कर रहे हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करने का मतलब हो गया क्या, मैंने एक पार्टिकल चूज कर लिया। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो आपको जो पार्टिकल चाहिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट आप डिफाइन कर दो कि मेरे को इस एक पर्टिकुलर पार्टिकल को देखना है। आप तो बहुत सारे पार्टिकल को एक साथ नहीं देखोगे ना, तो किसी एक पार्टिकल को मैं देख रहा हूँ। अब ये पार्टिकल ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है अपना मेन पोजीशन से, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, होगा ना। ट्रांसवर्स वेव है, परपेंडिकुलर टू द वेव पार्टिकल डिस्प्लेस होगा। हाँ सर। ठीक है, क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम? हर पार्टिकल तो हमेशा एक ही डिस्प्लेसमेंट पे नहीं है, टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है ना। हाँ। हाँ बात समझ में आ हाँ रहा है? सर। डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट वाला पार्टिकल का टाइम टी पर मेन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज वाई एट टाइम t for a particle having x coordinate इक्वल टू x। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीन पैरामीटर्स है यहाँ पे। एक है कौन सा पार्टिकल, मतलब x कोऑर्डिनेट। दूसरा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना है, मतलब y। और थर्ड पैरामीटर है कौन से इंस्टेंट पे देखना है डिस्प्लेसमेंट, तो एक थर्ड पैरामीटर है टाइम। समझ में आ रही है चीज? ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपके तरफ से दो क्वेश्चन आना चाहिए। कभी भी कोई आपसे पूछे कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपको हमेशा ही वापस ये पूछना चाहिए कि कौन सा पार्टिकल का बताऊं। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो पार्टिकल को डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कौन से टाइम पे बताएं। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का या y विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारे पास वेव इक्वेशन आएगा। सो वेव इक्वेशन में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, हम लोग किसको वेव इक्वेशन बोलते हैं, किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना है मेन पोजीशन से एट टाइम t। ठीक है, ये जो इक्वेशन होगा दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ वेव इक्वेशन। ठीक है, ये फंक्शन जो बनेगा। समझ में आ रहा है वेव इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। अब देखते हैं इक्वेशन निकालेंगे कैसे। हो गया ये लिखना इधर ये सब। हाँ सर। हाँ सर। देखो जैसे मान लो अगेन x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे एक स्ट्रिंग रखा हुआ था x एक्सिस के अलोंग। x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल को आप मूव करा रही है, आपका सोर्स है। तो आपने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया और वो डिस्टरबेंस अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे ट्रेवल कर रहा है। कोई एक डिस्टरबेंस है जो इस तरीके से स्ट्रिंग के अलोंग जा रहा है विद अ स्पीड v। तो ये v को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द वेव स्पीड। ठीक है, दिस इज वेव स्पीड। अब यहाँ सर पर और इस एक बार बताइए, अभी आपने क्या बोले?
ये डिस्टर्बेंस मैंने क्रिएट किया यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे सोर्स पे, और वो डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जा रहा है विथ स्पीड v। अच्छा। ठीक है, तो थ्रू आउट दिस चैप्टर हम लोग दो एजम्पशन यहाँ पर लेके चलेंगे। हो सकता है ये एजम्पशन क्वेश्चन में लिखा हो सकता है ना भी लिखा हो। ठीक है, क्योंकि ये एजम्पशन को लेते हुए ही आपका सिलेबस में ये पूरा चैप्टर है। पहला एजम्पशन है कि एक मीडियम का यहाँ पर हम लोगों को जरूरत है फॉर दिस एनर्जी फ्लो। तो ये मीडियम में कोई भी लॉस, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इट इज अ नॉन डिसिपेटिव मीडियम। ठीक है, सो पहला एजम्पशन हमारे पास क्या है, दैट द मीडियम is non-dissipative, so there is no loss of energy। तो नॉन डिसिपेटिव मीडियम का फायदा ये होगा कि जो वेव का मूव करने का स्पीड है दिस विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो वेव स्पीड कांस्टेंट होगा, एक्सिलरेटेड नहीं होगा। एक्सिलरेशन का जो केस होगा वो मतलब हम लोग करेंगे उसको बाद में, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे दूसरे तरीके से करेंगे। ऐसे यहाँ पर अभी हम लोग वेव स्पीड को कांस्टेंट लेके कर रहे हैं, अगर चेंज होगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पर हम डेरिवेशन अभी करेंगे वो सब कांस्टेंट वेव स्पीड लेके करेंगे। तो हमारा वेव का इक्वेशन का मतलब क्या था? वेव इक्वेशन का मतलब कि कोई भी एक पार्टिकल मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो एक पार्टिकल मैंने यहाँ पर ले लिया जो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग था, जब डिस्टर्बेंस इसके थ्रू जाएगा तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपना मेन पोजीशन से। तो कोई एक्स कोऑर्डिनेट वाला पार्टिकल का टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट है y। तो मेरे को इन तीनों पैरामीटर्स में एक रिलेशन चाहिए। फिर से ध्यान से सुनो, ये पार्टिकल है मान लो p, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, अब देखो ये जो शेप हम लोगों ने बनाया, ये शेप को हम क्या बोलते हैं? दिस शेप इज अ वेव फॉर्म। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं वेव फॉर्म। अब देखो ये वेव फॉर्म क्या एक ही जगह रुका हुआ है या आगे जा रहा है? फिर आगे जाए, आगे जा रहा है। तो अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में इक्वेशन लिखने का कोशिश करूं तो ये वेव फॉर्म तो यहाँ पे रुका हुआ नहीं है। क्या पार्टिकल हमेशा y डिस्प्लेसमेंट पर रहेगा या y जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ? चेंज हो रहा है। इक्वेशन लिखोगे कैसे? वो तो बदल रहा है बार बार, है ना? तो ये जो ज्यादा वेव फंक्शन फॉर्म टाइम मैंने रहेगा बनाया तो है, फिर हाँ देखो वेव फॉर्म ज्यादा आगे जा रहा फंक्शन है, टाइम लिख लेता हूँ। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो। वेव फॉर्म आगे की तरफ जा रहा है, ये तो मानते हो वेव फॉर्म तो रुका हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ सर। तो अगर मेरे को इस वेव फॉर्म का इक्वेशन लिखना हो, ठीक है, इस वेव फॉर्म का इक्वेशन लिखना हो तो क्या मैं किसी एक इंस्टेंट पे लिख सकता हूँ सिर्फ? हाँ वेव फॉर्म का इक्वेशन मतलब क्या? क्या एक्स और वाई में फंक्शन होगा ना, हाँ सर। है ना? हाँ सर। आपको कोई भी आप कर्व लिखते हो मैथ्स में, कोई भी फंक्शन लिखते हो, कोई भी कर्व बनाते हो तो y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाते हो ना। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हुआ इक्वेशन किसी एक पैराबोला का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टी क्यूब, ऐसा तो नहीं बनाते हो। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आप एक हाँ सर। इंस्टेंट पे वेव फॉर्म का इक्वेशन लिख सकते हो ना। इक्वेशन मतलब कि y मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x। तो जब मैं वेव फॉर्म का इक्वेशन लिखता हूं तो मेरे को टाइम फिक्स करना पड़ेगा। ध्यान से समझो इस चीज को, x फिक्स करना और टाइम फिक्स करने में फर्क है। x फिक्स करने का मतलब है कि एक पार्टिकल को चूज करना। टाइम फिक्स करने का मतलब है कि मैं वेव फॉर्म का इक्वेशन एक इंस्टेंट पे लिखना चाहता हूं। तो जब भी मैं वेव फॉर्म का इक्वेशन लिखने में इंटरेस्टेड रहूंगा तब मैं एक टाइम को फिक्स करूंगा, और जब मैं एक पार्टिकल का मोशन देखना चाहूंगा तब मैं उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट को फिक्स करूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एलएचएस में, आरएचएस में दो चीजें है ना, एक्स और टी, आप दोनों को एक साथ डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो किसी एक को कांस्टेंट करने का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक्स को कांस्टेंट कर देता हूं इसका मतलब कि वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बचा। हाँ, ठीक है, तो एक्स को कांस्टेंट कर दिया मतलब क्या हुआ? मतलब एक पार्टिकल का ही सिर्फ देख रहे एक पार्टिकल को देख रहे हैं। ठीक है, और टाइम का फंक्शन बचा मतलब उस पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं एट वेरियस टाइम। ठीक है, और अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं उसका क्या मतलब हुआ? एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या देख रहे हैं? किसी भी पार्टिकल का मोशन। किसी भी पार्टिकल का मोशन। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करने का मतलब है कि आप वेव फॉर्म फिक्स कर दिए, वेव फॉर्म को रोक दिए। वेव फॉर्म को रोक कैसे सकते हो? वेव फॉर्म तो आगे जा रहा है, रोकेंगे कैसे?
नहीं टाइम तो फिक्स टाइम करने को का फिक्स कर प्रैक्टिकली दिए तो एक पार्टी मतलब एक इंस्टेंट पे तो वो रुक गया। रुक गया, तो प्रैक्टिकली उसका क्या मतलब है, कैसे रोकोगे उसको? सर जैसे उसका कोई इमेज वगैरह ले लेंगे हाँ, एक फोटो खींच हाँ लो, फोटो। है ना, तो एक इंस्टेंट पे आपने उसका वेव फॉर्म का शेप मिल गया आपको, तो एक इंस्टेंट फिक्स कर लिया ना आपने। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, जितना भी पार्टिकल है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हर एक पार्टिकल का क्या वाई कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा, उसी को तो मैथ्स में आप वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वेशंस बोलते हो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या अप्रोच लेंगे, कैसे इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे पहले लिखता हूँ, ध्यान से समझो कि जब ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ जा रहा है तो पार्टिकल्स अपना पोजीशन को रिटेन नहीं कर रहा। मतलब कि जैसे इस तरह यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ, ये y है, ये x है। मान लो कि एक वेव फॉर्म यहाँ पे मैंने बनाया, कोई एक इंस्टेंट मान लो टाइम t पर बनाया। ठीक है, अगर मैं t प्लस डेल्टा टी पे बनाना चाहूंगा तो क्या ये वेव फॉर्म थोड़ा आगे आ जाएगा? डिस्टरबेंस आगे जा रहा है ना, तो वेव फॉर्म आगे आ गया होगा। तो ये वेव फॉर्म मैंने बनाया टाइम t प्लस डेल्टा टी पे, और पहला वाला वेव फॉर्म मैंने बनाया था टाइम t पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम t पे मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर था, क्या t प्लस डेल्टा टी पे ये पार्टिकल ऊपर चला गया? हाँ। ठीक है, टाइम t पे एक पार्टिकल यहाँ एक एक्सिस पे था, क्या t प्लस डेल्टा टी पे ये नीचे आ गया, है ना? हाँ ये सर। वाला पार्टिकल को देखो, टाइम t पे ये पार्टिकल यहाँ पर था, t प्लस डेल्टा टी पे ऊपर चला गया क्या? तो जैसे जैसे डिस्टरबेंस क्रॉस कर रहा है स्ट्रिंग को, क्या पार्टिकल्स का पोजीशन बदल रहा है? हाँ सर। पार्टिकल्स तो ऐसे मूव कर रहा है ना परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो पार्टिकल्स का पोजीशन तो बदल रहा है, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक, पार्टिकल्स का पोजीशन हमेशा बदलेगा। पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स डू नॉट रिटेन देयर पोजीशन, ध्यान रखना, डू नॉट रिटेन देयर मीन पोजीशन नहीं बोल रहा हूँ, मीन पोजीशन हमेशा रिटेन करेगा। ठीक है, लेकिन पार्टिकल का पोजीशन बदलेगा। मेन पोजीशन तो फिक्स है ना, x इक्वल टू 0 पे तो मेन, एक्स एक्सिस पे तो मेन पोजीशन है सबका। सर जब तो अपना अगर पोजीशन रिटेन नहीं करेगा तो फिर ऐसा मतलब क्यों बोला था कि वेव में पार्टिकल एसएचएम करता है? रिटेन कहाँ, रिटेन तो नहीं कर रहा, ऑब्वियसली नहीं कर रहा है। एसएचएम में पार्टिकल कहाँ रिटेन करता है अपना, हमेशा रिटेन करने का मतलब क्या, रुका हुआ है पार्टिकल। अच्छा हाँ समझ गया सर। रिटेन करने का मतलब है रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन तो बदल रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो लिख रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो बदल रहा है पार्टिकल के। ठीक है, हाँ सर समझ सो गए। पार्टिकल्स डू नॉट रिटेन देयर पोजीशन, do not retain their position, but the waveform retains its shape। पार्टिकल्स का पोजीशन नहीं बदलेगा लेकिन वेवफॉर्म का शेप हमेशा मेंटेन रहेगा। ये डिस्टरबेंस आगे जाएगा लेकिन वेवफॉर्म का शेप हमेशा वही दिखेगा आपको। समझ में आ रही है बात? सर वेव का शेप ये साइन का ग्राफ जैसा क्यों होता है? कुछ भी ग्राफ हो सकता है, हम मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बना रहा हूँ। मैं इस स्टार्टिंग पहले ही दिन से मैं साइन का कर्व इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में साइन कर्व ही है, तो आप हैबिचुएटेड हो जाओगे इससे। ये पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पे वेवफॉर्म शेप अपना शेप रिटेन करता है लेकिन पार्टिकल्स अपना पोजीशन रिटेन नहीं करता है। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या ये चीज? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, वेवफॉर्म अपना शेप रिटेन करता है, इसको मैं यूज कैसे कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट पी पे जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल हम बोल रहे हैं पी, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पर है वाई। तो हम बोल रहे हैं कि ओरिजिन वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन वाला पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट वाई कुछ टाइम पहले रहा होगा। मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे,
पार्टिकल p का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम t पर है वह सेम डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन वाला पार्टिकल का कुछ टाइम पहले रहना चाहिए, क्योंकि वेव आगे जा रहा है ना। तो पहले ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, फिर राइट वाला, जैसे जैसे डिस्टरबेंस आगे जाएगा तब तो पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हाँ सर समझ गए। तो यहाँ पर अभी हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at displacement of particle p at time t is same as the displacement of particle at x equal to 0 at displacement of the particle x equal to 0 at पॉइंट p वाला पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर है, तो बताओ x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम पहले रहा होगा? जीरो पे, जीरो पे नहीं, ये तो नहीं बोल रहे हम लोग कि t इक्वल टू 0 पे ये पूरा वेव यहीं पर था, वो चीज हम नहीं बोल सकते। सिर्फ इस y डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, पार्टिकल p, ये वाला मतलब कि पार्टिकल p जब ऑसिलेट कर रहा है तो ये एनर्जी को यहाँ तक मतलब x डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ा यहाँ पे। पार्टिकल p के बारे में सोचो, हाँ सर। पार्टिकल p के पास जो एनर्जी पहुंचा वो एनर्जी क्या, x इक्वल टू 0 पे तो आपका सोर्स है ना, यहाँ पे आप सोर्स है तो एनर्जी यहाँ पे जनरेट हुआ, और x कोऑर्डिनेट मतलब x डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या उसको x बाई v का टाइम लगेगा। हाँ सर। ठीक है, तो अगर टाइम t पर पार्टिकल p का डिस्प्लेसमेंट y है तो ओरिजिन वाला पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट क्या t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे रहा होगा? हाँ सर। इतना टाइम पहले रहा होगा ना। हाँ सर। ठीक है, सो t माइनस एक्स बाई वी का टाइम पे पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 का सेम डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, सो वेव इक्वेशन क्या था हमारे पास? वेव इक्वेशन था कि मेरे को y फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक, मतलब पार्टिकल p का जिसका x कोऑर्डिनेट है x, उस पार्टिकल का टाइम t पर y कोऑर्डिनेट हमको निकालना था। लेकिन मैं पार्टिकल p को नहीं देख के अब हमको समझ में आ रहा है कि मैं ओरिजिन वाला पार्टिकल को देख लेता हूं, तो दिस सेम डिस्प्लेसमेंट रहा होगा फॉर द पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t माइनस एक्स बाई वी। रहा होगा क्या? दोनों तो हाँ सेम है सर। ना, y डिस्प्लेसमेंट तो सेम है दोनों का। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, हाँ सर। सो हमको यहाँ पर x t और v है ना, इन सब में एक रिलेशन हमको चाहिए। सो कैसे हम लोग वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं? अब देखो यहीं पर यही है वेव इक्वेशन। अब मान लो कि आपको यहाँ पर क्या दे देगा, आपको ये बता देगा कि ओरिजिन वाला पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट टाइम t के साथ कैसे वेरी कर रहा है, क्योंकि एक सोर्स है ना, तो सोर्स है तो आप इसको मूव करा सकते हो, तो आपको ये पता होगा कि किसी भी टाइम t पे उसका y कोऑर्डिनेट क्या है। तो आपको x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल का टाइम t पर x y कोऑर्डिनेट दे देगा, तो आपको पूछेगा वेव इक्वेशन बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मेथड क्या होगा टू फाइंड वेव इक्वेशन। ध्यान से देखो, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन आता है। पहला मेथड क्या होगा, इफ y as a function of time t is given for the particle x equal to 0, आपको x equal to 0 वाला पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा, देन रिप्लेस जो t का टर्म आपको इस फंक्शन में दिखेगा उस t को आप रिप्लेस कर दो t माइनस एक्स बाई वी से। इफ the wave is moving along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो इस फंक्शन में जो t का टर्म होगा उस t को बस आपको रिप्लेस कर देना है t माइनस एक्स बाई वी से। अब सोचो कि अगर ये वेव लेफ्ट की तरफ जा रहा होता तो क्या करते? प्लस
प्लस से रिप्लेस कर देते, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा होता तो इसका मतलब कि ये डिस्टरबेंस ओरिजिन पे पहुंचता कुछ टाइम के बाद। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। तो फिर वो ऐड हो जाता। तो टाइम t का जो टर्म होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे t प्लस एक्स बाई वी से, इफ द वेव इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेव किधर जा रहा है। तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में लिख के दे देगा कि अगर आपको वेव इक्वेशन पूछ रहा है तो हमेशा क्वेश्चन में बता देगा कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देख सकते हो आंसर अलग अलग आएगा, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि वेव किधर जा रहा है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सपोज आपको बोल दिया कि फॉर x इक्वल टू 0 द y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एंड द वेव is moving along positive x-axis with स्पीड v स्पीड से ये वेव मूव कर रहा है। x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल का आपको y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया। तो वेव इक्वेशन क्या लिखोगे? क्या टाइम को बस रिप्लेस कर देंगे t माइनस एक्स बाई वी से? हाँ सर। ठीक है, सो वेव इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस t माइनस एक्स बाई वी होल स्क्वायर। समझ में है? ये मेंस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, बस ये किसको रिप्लेस करना है, किस वैल्यू से रिप्लेस करना है वो देखना है। वेव इक्वेशन होता क्या है ये समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन, क्योंकि इस तरीके का इक्वेशंस हम लोग जल्दी डील करते नहीं है ना। आप मैथ्स में करते हो ना, फिजिक्स में भी हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा एक बार शुरू में। सर हाँ, सर यहाँ पे जो t माइनस एक्स बाई वी पोर्शन है एक बार मतलब क्या हुआ एक बार बता देंगे सर वहाँ पे? टाइम पार्टिकल p का टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ओरिजिन वाला पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट t माइनस एक्स बाई वी पे रहा होगा। अगर कोई भी पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है तो x डिस्टेंस मूव करने में कितना टाइम लगेगा? सर एक्स बाई वी। एक्स बाई वी। तो टाइम t पर पार्टिकल जहां पे रहा है तो x डिस्टेंस पहले कब रहा होगा? t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे रहा होगा। हाँ सर। तो t को रिप्लेस कर दो। अच्छा हाँ सर। क्योंकि इक्वेशन आपको मालूम किसका होगा? आपको तो सोर्स का इक्वेशन मालूम होगा ना, आप किस तरीके से मूव करा रहे हो सोर्स को, तो आपको सोर्स का इक्वेशन मालूम होगा। ठीक है, अच्छा हो गया ये? हाँ सर। देखो, ये वेव इक्वेशन फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, मतलब कि तरीका क्या, सेकंड अप्रोच एक और है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछता है? हम लोगों ने अभी लिखा कि x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल का जो एक्सप्रेशन है उसमें आप t के जगह t माइनस एक्स बाई वी पुट कर दो। ठीक है, तो ये एक फंक्शन आया, t माइनस एक्स बाई वी का एक फंक्शन है। मैं इसको एक नया फंक्शन डिफाइन कर दे रहा हूँ g, और उसको मैं लिख दे रहा हूँ x माइनस वी टी का फंक्शन है ये। मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया पैरामीटर को। यहाँ पे आप v को एलसीएम लो तो ये वी टी माइनस एक्स हो जाएगा बाई वी, और फिर आप -1 बाई वी को बाहर ले लो तो x माइनस वी टी हो गया। तो मैं इसको एक नया फंक्शन डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 बाई वी तो कांस्टेंट है। फंक्शंस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना आपने मैथ्स में? नहीं पढ़ेगा? हाँ सर। नहीं, बस ठीक है, हाँ बस इतना ही जरूरत है, और ज्यादा फंक्शन फंक्शन नहीं करेंगे। तो एक नया फंक्शन हमने डिफाइन, और ये फंक्शन कब डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? व्हेन द वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता तो y का फंक्शन होता, y इक्वल टू हमारे पास t प्लस एक्स बाई वी के फॉर्म में होता। तो इसको अगर आपको एक नया फंक्शन डिफाइन करना होता तो आप x प्लस वी टी डिफाइन कर सकते हो इसको। तो ये हम डिफाइन करते हैं अगर वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमको क्या बता रहा है? देखो, पहला इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं इसको ध्यान से समझो। t माइनस एक्स बाई वी का मतलब क्या है? एक पार्टिकल आपने फिक्स कर लिया। ठीक है, एक पार्टिकल आपने फिक्स कर लिया। याद है हमने x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल लिया था ना?
तो एक हाँ पार्टिकल सर। फिक्स कर लिया और उस पार्टिकल पे अलग अलग टाइम का वैल्यू पुट करते जाओ तो आपको उसका डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा। ठीक है। हाँ अब सर। यहाँ पर x माइनस वी टी में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक इंस्टेंट फिक्स कर लो। मतलब कि आपने एक वेव फॉर्म चूज कर लिया, वेव फॉर्म बन गया ना। एक टाइम फिक्स करने का मतलब क्या है, वेव फॉर्म का शेप। हाँ ठीक है, सर। टाइम फिक्स कर लिया तो एक वेव फॉर्म मिल गया आपको। अब उस वेव फॉर्म में डिफरेंट पार्टिकल्स का y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है दोनों इक्वेशन में, दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है? बोलो बोलो, कुछ समझ में आया हाँ कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। हाँ तो सर। अब हम लोग यहाँ से वेव इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सेकंड मेथड होगा टू फाइंड वेव इक्वेशन। ये सेकंड वाला फंक्शन का यूज कर रहा हूं मैं। टू फाइंड वेव इक्वेशन इफ सर द वेव फॉर्म, हाँ सर मतलब एक टाइम का फंक्शन है और एक एक्स का। टाइम, दोनों ही टाइम और एक्स का फंक्शन है, लेकिन एक में एक्स फिक्स करेंगे पहले और एक में टाइम फिक्स करते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऑफ वेव फॉर्म एट टी इक्वल टू 0 इज गिवन, ठीक है, मतलब क्या दिया रहेगा आपको, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेव फॉर्म का इक्वेशन दिया है। ठीक है, हाँ देन सर। रिप्लेस जो x होगा फंक्शन में उसको आप x माइनस वी टी से रिप्लेस कर दो इफ द वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। और जो x का टर्म है उसको अगर हम x प्लस वी टी से रिप्लेस कर सकते हैं इफ द वेव इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर होता है, या तो आपको y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे देगा, लेकिन वो कौन सा पार्टिकल के लिए दिया होगा, x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल के लिए दिया होगा। या फिर दूसरा मेथड हो सकता है कि आपको एक इंस्टेंट पे वेव फॉर्म का इक्वेशन दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा वेव इक्वेशन क्या होगा। समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक बार सोचो जरा यहाँ पे क्या हम लोग वेव में डिफाइन कर रहे हैं। शुरू में एक दो दिन वेव्स अगर ध्यान से घर पे थोड़ा सा समझोगे, बैठ के समझने की कोशिश करोगे, तो उसके बाद चैप्टर इजी है। यूजुअली चैप्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग इजी होता है फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस चैप्टर में उल्टा है, स्टार्टिंग थोड़ा टफ होता है फिर थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आपको दे सकते हैं। सपोज आपको बोल दिया है टाइम t इक्वल टू 0 द इक्वेशन ऑफ वेव फॉर्म is y इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड at time t equal to 2 seconds the equation of waveform becomes y equal to 1 by 1 plus x minus 1 whole square। ठीक है, so if wave moves along positive x axis then find the wave speed। ठीक है, अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो वेव स्पीड क्या होगा। देखो x इक्वल t इक्वल टू 0 को वेव फॉर्म इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ x माइनस वी टी से, कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सो सर। वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, बस x के जगह पुट कर देंगे x माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ये वेव इक्वेशन होगा। हाँ सर। ठीक है, तो अब हमको क्या बोला है, एट t इक्वल टू 2 एक इंस्टेंट अगर चूज कर ले रहा हूँ तो वेव फॉर्म का इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे t का वैल्यू को 2 पुट कर दो इसमें, तो वेव फॉर्म बन गया हमारे पास y इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2v का होल स्क्वायर। ये बनेगा, टाइम फिक्स करने से वेव फॉर्म मिलेगा, एक्स फिक्स करने से एक पार्टिकल के बारे में आप बात करोगे। ठीक है, हाँ सर।
तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेव फॉर्म का इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या वेव फॉर्म का इक्वेशन है, तो दोनों सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। हाँ सर। तो डायरेक्टली कंपेयर करके बोल सकते हैं 2v का वैल्यू 1 है, हाँ तो इसका मतलब वेव स्पीड हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया ये? सर। सर t इज इक्वल टू सेकंड पे ये मतलब वेव फॉर्म में वो v का टर्म कैसे इंट्रोड्यूस किए? t को पुट कर दिया यहाँ पे 2 वेव इक्वेशन में। अच्छा हाँ सर, ठीक अच्छा है, हाँ समझ आ गया सर। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। मतलब सर पहले x को रिप्लेस किए x माइनस vt से, उसके बाद वहां पे t की जगह 2